ये नोबेल पुरस्कार नहीं मिला ट्रम्प साहब को, इस पे 2 मिनट का मौन रखें या बातचीत शुरू कर दें। जितने ये पश्तून थे जो अफगानिस्तान में उस समय रहते थे, ये पहले जब हिंदू बुद्धिस्ट से पहले सूफी में बदले और सूफी से फिर दियोबंद में बदले। आप क्रिकेट मैच को आज अलाउ कर रहे हैं ये कह के कि नहीं क्रिकेट मैच हो जाने दीजिए, उसमें क्या है? आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि वही क्रिकेट मैच में जितना पैसा जनरेट होगा उसी पैसे का टैक्स पाकिस्तान की सरकार लेगी और वही टैक्स का पैसा का प्रयोग करके वो आपके ऊपर जिहाद करेंगे। आपको लगता है कि एक DRDO जैसी संगठन को अगर आप पिछले 60 साल से डेंटल इम्प्लांट्स और आर्मी वालों के जूते बनवा रहे हैं तो वो कल को क्या हेलीकॉप्टर बना के देगी आपको? अमेरिका को ये बात अगर अभी भी वो इस गलत फहमी में बैठा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कुछ कर लेंगे, वो करके देख लें। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रेस थ्योरी का, और वो क्रिटिकल रेस थ्योरी के नजरिए से भारत में जितने प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ वो उस क्रिटिकल रेस थ्योरी के फ्रेमवर्क में बैठते हैं सबसे पहले। अगर सबसे बड़ी वॉर लड़ी सोशल मीडिया पे जा रही है और आपके पास अपना प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आप तो खेल में है ही नहीं गई। नाकामी थी इस देश की पिछले 60 साल में कि 2 चाइना के ऑफर्स को हमने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिया। ये चीज देश के सामने आनी चाहिए। चीन को भी लगता है कि लुधियाना भी उनका है और अमृतसर भी उनका है। पूरे देश में एक नैरेटिव चलता है कि भाजपा जो है मनुस्मृति लागू करेगी। कितने हिंदुओं के घर में पहली बात तो मनुस्मृति होता है। एंटी-CAA प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस समय क्या है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज किसने मांगा? ये CAA आया है मुसलमानों की नागरिकता को छीनने के लिए। वो नागरिकता प्रदान कर रहा था, छीन किसी की नहीं रहा था। भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना आज की डेट में थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू पुअर इंटेलेक्ट ऑफ आवर पीपल मुश्किल काम नहीं। अगर वो किराएदार के माइंडसेट से देश में रह रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो ऐसे सिविल एरिया में रहते हैं शहर के जहाँ पर कोई अवैध कब्जे नहीं होते, कोई रेडिया नहीं होती, ट्रैफिक मैनेज होता है, हमें कहीं से जाना होता है तो VIP प्रोटोकॉल फॉलो होता है, हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना। अगर ये माइंडसेट और ये व्यवस्था है और ना वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं ना सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत कहाँ महसूस होगी कि देश बदले हो। दोस्तों, विदेश मंत्री S जयशंकर साहब से हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भारत किसी एक खेमे को क्यों नहीं चुन लेता, तो इस पर उनका जवाब था कि आप ही हमें बता दीजिए कि भारत किस देश के साथ जाए। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दुनिया आज जिस तरह से 2 धड़ों में बटी हुई है, ऐसे में क्या संभव है कि भारत अभी भी अपनी पुरानी नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता रहे? तो उस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट, मशहूर एजुकेटर और यूट्यूबर पवनीत सिंह जी। पवनीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवनीत भाई, पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा। हमने कुछ महीने पहले बातचीत की थी और लोगों को इतनी पसंद आई, तकरीबन 1 मिलियन होने वाले हैं उस बातचीत को, कि लगातार ऑफिस से भी डिमांड आ रही थी और हमारे दर्शक भी कह रहे थे कि पवनीत सर को फिर से बुलाओ। बिल्कुल, थैंक यू। और इस बीच दुनिया में काफी कुछ हो भी गया। बिल्कुल। तो पहले तो आप बताइए कि ये नोबेल पुरस्कार नहीं मिला ट्रम्प साहब को, इस पे 2 मिनट का मौन रखें या बातचीत शुरू कर दें? नहीं, मौन रखना भी चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जैसा व्यक्ति, मतलब पहली बार शायद ऐसे वर्ल्ड के इतिहास में हुआ होगा कि कोई राष्ट्रपति मतलब बार बार मांग मांग के कह रहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, और नहीं मिला तो फिर मनमुटाव करके बैठे हैं 2 साल के बच्चे की तरह। तो ये चीज उनको समझनी चाहिए कि कोई भी इस प्रकार का पुरस्कार आपकी कैपेबिलिटी पे आपको मिलता है, ऐसे मांगने से और लॉबिंग करने से नहीं मिलता है। तो आपको लग रहा है कि वो जो पाकिस्तान से उनकी नजदीकी, इसी के चक्कर में उनको मांगने की आदत पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने सिखाया होगा जब तक पाकिस्तान ने सिखाया हो सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि वो मंगतों का देश है, तो मांगते मांगते उन्होंने ये थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया होगा अपना थॉट प्रोसेस अमेरिका को भी। लेकिन जो भी है, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि नोबेल पुरस्कार के ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए भी अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया गया। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार का सारा बल चला जाता, अगर वो सारा बल चला जाता कि अगर इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर नोबेल पुरस्कार मिलता तो उसकी अवार्ड की तौहीन थी ये। बट चलिए, अच्छा है नहीं हुआ तो बेहतर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो ट्रम्प साहब को हमारी श्रद्धांजलि थी, मतलब उनको जो नहीं मिला उस पर। तो पवनीत भाई, वैसे तो दुनिया में बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक तरह से तकरार चल रही है, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने इनकी वहां पर तालिबान के कुछ लोग मारे हैं, तालिबान का कहना हमने इनके 58 सैनिक मारे हैं। पाकिस्तान ये इल्जाम भी लगा रहा है कि भारत शायद दे रहा है अफगानिस्तान को। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत आए हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट पे मैं चाहूंगा पहले आप एक टिप्पणी अपनी दें, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएं। देखिए, जो पाकिस्तान का मेन मसला है वो है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से उसकी इरिटेशन है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक, अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को ब्लीड करना। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बना था तब जब बेसिकली 2001-2 में बहुत सारे अफगानी पश्तून उस समय पाकिस्तान की ओर आ गए थे, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो पश्तून रहते थे उनके साथ उनका एकजुट होकर
रहना चालू हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि 2001 में जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया था अमेरिका ने, तो उस इन्वेजन से बचने के लिए बहुत सारी पश्तून फैमिलीज उठ के यहाँ पर आ गई थी। लेकिन उनके साथ साथ कुछ तालिबान अलकायदा वाले लोग भी थे जिनको उस समय अमेरिका हंट कर रहा था। तो उस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करके खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में ऑपरेशंस चलवा के अमेरिका को ये अनुमति दी कि आप इन पश्तूनों को मारिए। अब उस पश्तूनों को मारने के चक्कर में कुछ अफगानी पश्तून भी मरे, पाकिस्तानी पश्तून भी मरे, थोड़े बहुत तालिबानी भी मरे और साथ में अलकायदा के लोग मरे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है ये बना इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान के जो पश्तून थे उनको ये चीज़ की फ्रस्ट्रेशन हुई कि हमारी सरकार हमें क्यों मार रही है। और इस दौरान उनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो इवेंचुअली पाकिस्तान तालिबान जिसको हम कहते हैं, जब वो बना तो उसको समर्थन अलकायदा का भी मिला, क्योंकि अलकायदा ने कहा कि भाई आपको ये इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम है पाकिस्तान वाले, परवेज मुशर्रफ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान तालिबान आज की डेट में एक फ्रस्ट्रेशन मूवमेंट है और वो फ्रस्ट्रेशन मूवमेंट है पश्तून लोगों की। और अगर तालिबान आज पश्तून है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो हमेशा उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। तो जब तक हम ये चीज़ को क्लैरिटी लेके नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अंदर का खुद का क्रिएशन, उसके खुद के कुकर्म का क्रिएशन है, तब तक पाकिस्तान भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को आज की डेट में ये लगता है कि नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान वाले उसको चलाते हैं। हाँ। तालिबान वाले उसको समर्थन करते हैं, तो वो चाहेंगे भी इसका समर्थन करना, क्योंकि उनके समर्थन करने से पाकिस्तान को वो चेक में रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये तो उसके खुद के पश्तून लोग हैं। ये टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री जो है वो भारत आते हैं, ठीक है, वो देवबंद भी जाते हैं वहां पर, और उधर ये सब कुछ होता है। और फिर पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट भी आता है कि जो अफगानिस्तान ने किया है, जो तालिबान ने किया है, इसके पीछे भारत जो है उनका जो इटरनल एनिमी है वो उसको मदद कर रहा है। इसको आप किस नज़र से नहीं, देखो पाकिस्तान की तो ये समस्या हमेशा से है कि उनके अंदर कोई भी समस्या हो जाए तो वो भारत को ही ब्लेम करते हैं, और भारत में भी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को ब्लेम करेंगे। तो पाकिस्तान में तो ये हालात हो जाते हैं, मतलब आज की डेट में एक कैजुअल लेवल पर यह भी बोला जाता है कि कराची में अगर पानी की सप्लाई बंद हो गई तो वो कहते हैं कि रॉ ने बंद कर दी होगी, मोदी का हाथ है। हाँ, या फिर अगर मान लीजिए कि लाहौर में बारिश ज्यादा हो गई तो वो भी रॉ ने कराई होगी। तो अगर उतना खौफ है उनको हमारा तो वो अच्छी भी चीज है, उतना खौफ होना भी चाहिए। तो उस नजरिए से अगर वो देख रहे हैं तो ठीक है, उनको दिलचस्पी है। आफ्टर ऑल वो अपनी जनता को ये आज आंसर नहीं करने की परिस्थिति में है कि उनको हर जगह से पिटाई क्यों होती है। वो पहले इंडिया से भी पिट कर आए, अब जो है अफगानिस्तान जैसे देश से पिट कर आ रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान जैसा देश अफगानिस्तान से पिट रहा है और पाकिस्तान अगर सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका का है, तो भूलिए मत यही अमेरिका वो है जो आज से कुछ साल पहले वियतनाम जैसे देश से भी पिट के आया था। तो ये जितने एक थाली के चट्टे बट्टे, इन सब के साथ यही होता है, ये छोटे छोटे देशों से बुरी तरह से पिट के आते हैं। तो ठीक है, पिटते रहने दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा कि अभी जो नजदीकी बढ़ रही है पाकिस्तान की और अमेरिका की, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात के लिए प्रेशराइज कर सकता है कि तुम इजराइल को मान्यता दो, ठीक है, और अगर पाकिस्तान मजबूरी में ऐसा करता है, उसे करना पड़ता है, तो इसको लेकर पाकिस्तान की खुद के अंदर बड़ा विद्रोह अगर हो भी रहा है, रैलियां भी वहां पर हो रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करना कितना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके अंदर की जो राजनीति है, जो वहां की मजहबी राजनीति है, और अमेरिका के साथ जाने की जो उसको जल्दबाजी भी है, वो चाहता है कि वहां जाए, दोनों के बीच बैलेंस करना बड़ा कितना मुश्किल होगा। क्योंकि यही स्थिति तब पैदा हुई थी जब 9/11 पर अमेरिका पे हमला हुआ था, फिर अमेरिकी फौजी आए थे, इन्होंने अमेरिकी फौजियों को जगह दी, लेकिन पाकिस्तान में विद्रोह भी हुआ, फिर उसके बाद क्या वो सब जानते हैं। नहीं, देखिए, ये जहां तक इजराइल को एक्सेप्टेंस और डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देने की बात है, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान ये हरकत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान आज बहुत कम देशों में से वर्ल्ड में ऐसा है जिसने ऑफिशियली इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया है। पाकिस्तान इसका खमियाजा जानता है कि इस मोमेंट पे जो उसकी आर्थिक परिस्थिति है, अगर उसने एक्सेप्ट भी किया इजराइल के डिप्लोमेटिक रिकग्निशन को, तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा पूरे पाकिस्तान में, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जहां तक अभी अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात है, वो सारा प्रेशर है बेसिकली अफगानिस्तान को लेकर। इनका उद्देश्य केवल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान मिलकर तालिबान को प्रेशराइज करें कि बागराम वापस दे दो, और चाइना किसी हाल में बागराम इनको देने नहीं देगा, खास करके तालिबान को। और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने भी ये स्टेटमेंट देकर क्लैरिफाई कर दिया है कि जो बागराम एयरबेस है वो तालिबान के पास है, अगर है तो तालिबान खुद डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। और इन रिटर्न उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि जो कश्मीर का मसला है वो भारत का इंटरनल इशू है, वो अपने आप देखें कि उनको पाकिस्तान से क्या करना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग हर जगह पर देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना एक पेज पर है, क्योंकि अगर इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है तो ये स्टेटमेंट चाइना के हक में भी है। बिल्कुल है।
तो इसको फिर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के हिसाब से कैसे देखा जाए? नहीं, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप आज की डेट में बहुत डिटीरियोरेट कर चुका है और वो आने वाले समय में और नीचे जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान में जितना चाइना ने अपनी पूंजी लगाकर इन्वेस्टमेंट करके वहां पर प्रोजेक्ट चलाए, कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। $60 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च चुका है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा है। आप ग्वादर पोर्ट की बात करिए और ग्वादर पोर्ट देखिए कि वहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इतना बड़ा वो सी पोर्ट बनने के बाद भी वहां पर 20 से 22 कमर्शियल शिप्स का रोज एंट्री पॉइंट होता है। एक बहुत बड़े पोर्ट के अंदर अगर 20-22 शिप्स ही अगर आपकी आ पा रही है तो वो पूरा पोर्ट का प्रोजेक्ट फेलियर है। तो यहाँ पर चाइना को भी ये बात पता है कि अब एक पॉइंट के बियॉन्ड वो पाकिस्तान में जाकर अपनी पूंजी लगाकर वेस्ट नहीं करना चाहता है। पर हाँ, इस मोमेंट पर चाइना ये भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को वो छोड़ के पूरा रिट्रीट कर जाए। अब वो फंस चुका है, उसने पैसा भी लगा दिया, पैसे का रिटर्न भी नहीं है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस चीज का नाजायज फायदा अमेरिका उठा रहा है। लेकिन चाइना से जब भी ये सवाल पूछा जाता है, चाइना की मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी, कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है, इससे क्या चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर फर्क पड़ेगा? तो वो तो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, तो हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चाइना को पाकिस्तान की जो कुछ यूटिलिटी समझ आती है, जो हमेशा आएगी, कि एक तो इंडिया को काउंटर करने के लिहाज से, दूसरा आपने ग्वादर पोर्ट की बात की, और अगर मिडल ईस्ट के लिए एक्सेस चाहिए तो वहां भी पाकिस्तान के रास्ते होकर जाता है। तो आपको लग रहा है कि इस यूटिलिटी के चलते भले ही कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जो चीन है वो पाकिस्तान को छोड़ेगा तो नहीं? नहीं, देखो, चीन की सबसे बड़ी यूटिलिटी पाकिस्तान को लेकर ये है कि जो पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान का इलाका है, उस इलाके में जितना रेस्टिव एलिमेंट है, वो रेस्टिव एलिमेंट, इस्लामिक एलिमेंट आज पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है वहां पर भी है। तो चाइना का उद्देश्य ये है केवल कि जो जिंजियांग प्रोविंस में हमारे मुसलमान रहते हैं, चाइना के मुसलमान, वो किसी तरीके से ये सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर कोई अनरेस्ट क्रिएट ना करे। चाइना एक ऐसी कंट्री, आप उसको जितना पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि वो अपने पेरिफेरी को लेके इनसिक्योर रहती है। तो चाइना तिब्बत में कुछ होगा तो इनसिक्योर होगी, चाइना आज जिंजियांग में कुछ होगा तो इनसिक्योर होगी, यूनान में कुछ होगा तो इनसिक्योर होगी। तो चाइना को अपनी पेरिफेरी सेफगार्ड करनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसको ये लगता है कि पाकिस्तान का समर्थन करो, ताकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जो इन सारे टेररिस्ट ग्रुप्स या एक्सट्रीमिस्ट जितने भी हैं इनके ऊपर कंट्रोल पा पाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं विद द एडेड ऑब्जेक्टिव कि उससे इंडिया भी काउंटर होता है। तो उनका प्रिंसिपल फोकस बहुत अलग है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि उस केस में वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपना पाकिस्तान से रिलेशनशिप खराब करें, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी एक चाबी है चाइना को तंग करने की, कि वो जिंजियांग में अनरेस्ट अमेरिका के बिहाफ पे क्रिएट कर सकता है। और आज बागराम का पूरा गेम ही वही है कि अगर बागराम अमेरिका को मिल जाता है तो वहां से बैठ के वो पूरे के पूरे चाइना के पेरिफेरी में अनरेस्ट क्रिएट कर पाएगा। और समय भी ऐसा है कि दलाई लामा की भी उम्र हो चुकी है और तिब्बत में भी अनरेस्ट होने की संभावना है। तो तिब्बत और जिंजियांग अगर पेरिफेरी डिस्टेबलाइज हुई तो चाइना के लिए वो एक इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। और इस सब के बीच पवनीत भाई, जो अगेन फिर मैं तालिबान और भारत के संबंधों पर आऊँ, अफगानिस्तान और भारत के संबंधों पर, बहुत वक्त तक जब तालिबान वहाँ दोबारा आया 2022 में, हिचकिचाहट थी भारत सरकार में कि इनको क्या मान्यता देनी है, नहीं देनी, इनसे संबंध रखने या नहीं रखने। मुझे याद है कि तालिबान जब दोबारा आया था उसके कुछ वक्त बाद भूकंप आया था, तो भारत ने मदद दी थी। वो पहले संकेत थे कि भारत उसको बिल्कुल ही अपने हाल पर तो नहीं छोड़ देना चाहता। लेकिन अब जो जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम वहाँ दोबारा से दूतावास खोल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर उनका वेलकम हुआ, फिर उनको देवबंद जाने की इजाज़त दी गई, ऐसा लग रहा है कि भारत उस कन्फ्यूजन से शायद निकल गया और भारत को भी पता है कि अफगानिस्तान को उसके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर चीन और पाकिस्तान तो तैयार बैठे ही उनको लपकने के लिए, अमेरिका तो तैयार बैठी। इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो तालिबान पहले 96 से लेकर 2001 में अफगानिस्तान में आया था, वो हकानी और हाइब्रिड हकानी दियोबंद प्लस साथ में वहाबी तालिबान था। अगर एक शब्द में मैं बोलूं, टू मोर प्रिसाइसली और सरल लैंग्वेज में, तो जो मुल्ला उमर वाली तालिबान 96 से 2001 थी वो वहाबी तालिबान थी। ठीक है। उसका दियोबंद भारत से कोई नाता नहीं था और ना दियोबंद आइडियोलॉजी से कोई नाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इतनी बारीकी बहुत लोगों को पता नहीं। हाँ, तो वो क्योंकि वहाबी ट्रेंड वाली थी पूरी की पूरी, जिसने अलकायदा का समर्थन किया था, जो खुद ही एक वहाबी संगठन था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि पहली बात हम उनसे एंगेज नहीं करेंगे, जो हमने 96 से 2001 नहीं किया था। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, 2003 में जब वहां पर उन्होंने सरकार बनाई आगे जाकर, हमीद कारजाई आए, उसके बाद अशरफ गनी आए, तो उस पूरे दौरान 2003 से लेकर लगभग 2021 तक जो समय था, उस दौरान भारत ने अपने दियोबंदी इस्लाम को वहां पर प्रमोट किया। और जितने अफगानी थे उनमें वो दियोबंद की जो पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस थी उसको दोबारा से उजागर किया। और आज अगर मैं एक बात बोलूं तो 2021 में जो तालिबान इवेंचुअली दोबारा, जिसको हम तालिबान 2.0 कहते हैं,
वो जो तालिबान आई वो आज दियोबंद भारत वाली तालिबान है, वो हक्कानी या वहाबी तालिबान नहीं है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या, अगर जो दर्शक हैं हमारे उनको बता सकें कि देवबंदी जो है और जो फर्क ये वहाबी है कि बेसिकली आप देखिए कि जो पश्तून थे, ये पश्तून आज से कई हजार साल पहले ट्राइबल लोग होते थे, और पश्तून जो अफगानिस्तान के उस इलाके में जहां आज भी वो रहते हैं, वो पहले बेसिकली सनातन धर्म और बुद्धिस्ट फिलोसफी का मिक्सचर था, और वो ये दोनों धर्म मानते थे, वो मुसलमान नहीं थे पश्तून जो थे। लेकिन जब उमैयद कैलिफेट की तरफ से इस्लाम पहुंचा वहां पर, तो तब पहली बात वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तो पश्तून जब इस्लाम में कन्वर्ट हुए, तो इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने सूफी इस्लाम को अपनाया, और सूफी इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी ये होती थी कि पश्तून वाले जो ये लोग थे, इनके पास अपना पश्तून वाली कोड होता था, जो एक ट्राइबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। ठीक है। तो ये उसको भी फॉलो करते थे और सूफी इस्लाम को फॉलो करते थे, और सूफी इस्लाम कभी ये नहीं कहता था कि आप जो है ये पश्तून वाली को फॉलो मत कीजिए। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम अपना भी रखेंगे और उनका भी रखेंगे। लेकिन जब ब्रिटिश आए भारत में, और जब ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत यहाँ पर चलाई, तो मुसलमानों की तरफ से जो काउंटर रिएक्शन हुआ, उस काउंटर रिएक्शन में एक काउंटर रिएक्शन था सैयद अहमद खान का, जिसने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। अलीगढ़ मूवमेंट के तहत उसने, सैयद अहमद खान ने बोला कि भाई देखो, मुसलमान आज पिछड़ा इसलिए ब्रिटिश के आने के समय क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा नहीं सीख पाए, तो हमें अंग्रेजी का पिट्ठू बनना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कई मुसलमानों ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। लेकिन उसी समय एक दूसरा काउंटर मूवमेंट चला था जो 1860 के दशक में आया, जिसका नाम था दियोबंद इस्लाम। तो दियोबंद इस्लाम जब आया, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि नहीं देखो, हमें अंग्रेजों का पिट्ठू या गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आज हम प्रगति की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो दियोबंद इस्लाम के जितने भी स्कॉलर, जो सहारनपुर में जब ये मदरसा दारुल उलूम बना, वहां से ये स्कॉलर जाया करते थे पश्तून के इलाकों में भी। ओके, ये कब की बात बता रहे ये हैं? 1870 1880 की बात बता रहा हूँ। इतना पुराना रिश्ता है। हाँ, तो ये दियोबंद के मदरसे के बनने के बाद जब पश्तून के स्कॉलर्स वहां जाते थे, और दियोबंद के स्कॉलर्स पश्तून इलाकों में जाकर उनको ये बात बताते थे कि देखो, हम दियोबंद की आइडियोलॉजी है, दियोबंद की आइडियोलॉजी ये कहती है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप सूफी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपका ट्राइबल कोड है। तब जाकर आप देखिए कि जितने ये पश्तून थे जो अफगानिस्तान में उस समय रहते थे, ये पहले जब हिंदू बुद्धिस्ट से पहले सूफी में बदले, और सूफी से फिर दियोबंद में बदले। तो इनका दियोबंद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलाव हुआ। तो इन्होंने इस प्रकार से दियोबंद इस्लाम को अपनाया। जब इन्होंने दियोबंद इस्लाम को अपनाया, तो दियोबंद के जितने स्कॉलर थे, ये जब यहाँ सहारनपुर से जाते थे तो ये पूरे इलाके में फैले हुए थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने बंटवारा करा भारत और पाकिस्तान का, तो बहुत सारे दियोबंदी उस समय सहारनपुर में भी थे, और बहुत सारे दियोबंदी इवेंचुअली पाकिस्तान में भी रह गए। तो पाकिस्तान में जो दियोबंदी रह गए, उन्होंने हकानिया मदरसा बनाया वहां पर। हकानिया मदरसा 1950 से 1970 तक बिना आइडियोलॉजी के था। उसको आइडियोलॉजिकल क्राइसिस था कि हम किस प्रकार की आइडियोलॉजी अपनाएं, क्योंकि जो दियोबंद भारत में था सहारनपुर में, उसने तो भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, उसने कहा कि भाई संविधान है, हम संविधान के अंदर रहकर अपना इस्लामिक इंट्रोस्पेक्शन और इस्लामिक प्रोग्रेस करेंगे, पर हम संविधान को मानते। और पाकिस्तान में वो नहीं समझ पाए, उनको था कि पाकिस्तान में शरिया लगेगा 1950 के बाद, वो हुआ नहीं वहां पे। तो ये जो पूरा का पूरा हकानिया दियोबंदी मदरसा था पाकिस्तान में, जो आइडियोलॉजी के बिना था, 1970 में जब सोवियत के खिलाफ जिहाद चालू हुआ, तो उस समय अमेरिका ने सऊदी अरब की मदद लेके इस हकानिया मदरसा को वहाबी आइडियोलॉजी दी। और जब ये वहाबी आइडियोलॉजी हकानिया मदरसा को मिली 1970 में, तो इस हकानिया वहाबी मदरसा में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इस हाइब्रिडाइजेशन में 3 प्रोडक्ट निकले। एक प्रोडक्ट निकला जो दियोबंदी वहाबी बने, जिन्होंने सोवियत में जिहाद करा। एक अलकायदा बना जो प्योर वहाबी था, जिसने दियोबंद को नहीं अपनाया। और तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर निकला जलालुद्दीन हक्कानी का हक्कानी नेटवर्क्स, जो हक्कानिया मदरसा के आसपास के इलाकों में था। ठीक है, इन तीनों ने सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ा। अब जब तीनों ने जिहाद लड़ा, 1988 में वो जिहाद खत्म हुआ, तो 1988 से 96 का जो पीरियड था, जब वहां पर कोई भी सत्ता नहीं थी, इस दौरान पाकिस्तान ने दियोबंदी वहाबियों को पकड़ के मुल्ला उमर की लीडरशिप में तालिबान बनाई। तो ये जो तालिबान 1.0 था 96 से 2000 का, कि वो बेसिकली वहाबी दियोबंदी थे। उनका भारत के दियोबंद से कोई नाता नहीं था, वो हाइब्रिड वहाबी थे, हाइब्रिड दियोबंदी थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो ये चीज आज जो 2003 से भारत ने करी, उसने अपना इंडियन दियोबंदी सहारनपुर वाला वहां पर वर्जन अपनाना शुरू करा। तो भारत ने 2003 में ऐसा क्या किया था? यहाँ से स्कॉलर भेजे थे, देवबंदी स्कॉलर। हाँ, क्योंकि जब अफगानिस्तान में आप देखिए कि 2003 में हमीद कारजाई की सरकार आई। हमीद कारजाई भारत से पढ़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने दरियागंज में दिल्ली में अपनी स्कूलिंग की थी, तो हमारा नाता उनसे वो एक स्पेशल लेवल का था। तब हमने उनसे ये बात बोली कि पश्तूनों का वो जो स्कॉलरली कॉन्टैक्ट है
जो ब्रिटिश से भी पहले का था और ब्रिटिश के दौरान भी था, उसको रिवाइव किया जाए, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो 17-18 साल की ये जो मेहनत है 2003 से लेके आज तक की, ये अब रंग लाई कि 2021 में जब ये तालिबान वाले आए, तो ये तालिबान वाले दियोबंदी तालिबान थे। तो जो आप ये कह रहे हैं, आपने तालिबान का ये बताया कि अभी जो तालिबान की हुकूमत है उसका चरित्र क्या है या उनकी पृष्ठभूमि क्या है। बिल्कुल। ऐसे में जो लोग अभी इस तालिबान के लोगों का देवबंद में जाने पर विरोध कर रहे हैं, वहां जो उनका स्वागत हुआ, आपका कहना है कि वो इस पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आदमी जब तक समझेगा नहीं, पहली बात तो वो अपना ओपिनियन और जजमेंट देने के लिए एकदम दोनों को भला बुरा कह रहा है, तालिबान को भी कह रहा है और वहां पर जो देवबंद उनका स्वागत हुआ उनको भी भला बुरा कह रहा है, क्योंकि लोगों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पर उत्तेजित ये सोच के भी हो जाते हैं कि देखिए तालिबान ने वुमन जर्नलिस्ट को नहीं आने दिया, वो वुमन को नहीं इतना वो करते। खास करके ये लोग तो आज वुमन के बारे में चर्चा ना करें जो घर में अपनी औरतों को पहली बात तो मारते हैं और जाकर बाहर जो है शक्ति माँ की पूजा करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप तालिबान की ओवरऑल आइडियोलॉजी समझिए कि तालिबान वुमन को लेकर आज क्यों इतनी नेगेटिव है। वो इसलिए है क्योंकि जब दियोबंद मदरसा में उनको इंट्रोस्पेक्शन सिखाई जाती थी, उस दौरान उनको ये बोला जाता था और आज भी बोला जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के टाइम पर जब आप अपने अंदर झांक रहे हैं कि हमारे में कमी क्या है, उस दौरान आप दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और उनको ये बात सिखाई जाती है कि उस दुनिया की डिस्ट्रैक्शन में वुमन एक डिस्ट्रैक्शन है। तो वो वुमन के साथ अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वुमन को हम सोसाइटी में किस नजरिए से देखें। हाँ, लेकिन अब फिर वही बात है, मुल्ला उमर की जो तालिबान थी, जो वहाबी तालिबान थी, उसने वहाबिज्म के तहत जो वहाबी मूवमेंट का ओवरऑल वुमन को लेके पर्सपेक्टिव है, उसने वो रवैया अपनाया था। दुनिया के सामने आज वो वहाबी तालिबान की इमेजेस हैं कि मुल्ला उमर औरतों को मार देता था, वो गोली से उड़ा देता था। लेकिन ये सब कुछ तो अफगानिस्तान में अभी भी तो हो रहा है, औरतों के पढ़ने पर बात वही है। हाँ। वो आज भी वुमन को एक लिबर्टी नहीं देंगे, वो वुमन को वहां पर आज भी जो है एक खुली छूट नहीं देंगे, क्योंकि वो वुमन के साथ मैल एडजस्टेड है। इसी रीजन से आप देखिए कि भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है कि अमेरिका वहां से बैठकर स्टेटमेंट देता है कि आप वुमन को बढ़ावा दीजिए, वुमन को इंटीग्रेट कीजिए और वुमन को स्कूलिंग दीजिए। भारत ये बात कभी नहीं बोलता। भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट कभी नहीं आया पिछले 25 सालों में, क्योंकि हमें ये बात पता है कि उनका जो ये कल्चर है, जिस कल्चर के तहत वो वुमन को एडजस्ट करके समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सोशल रिफॉर्म की आवश्यकता है। उसके लिए उनको ये बोलना कि देखिए अब आपके पास वो टाइम नहीं है इंट्रोस्पेक्शन वाला, अब आप एक अलग नजरिए से सरकार चला रहे हैं। तो भारत एक इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि इंक्लूसिविटी लाइए। आप कह रहे हैं कि सामने वाले की सेंसिबिलिटीज को समझने की आवश्यकता है। अब हम जब सेंसिटिविटी को नहीं समझेंगे, हम उनकी थॉट प्रोसेस को नहीं समझेंगे और हम सिर्फ यहाँ बैठ के स्टेटमेंट और प्रचार करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा रिस्क इसमें पवनीत भाई ये भी है ना कि अगर आपने सपोज एक स्टैंड ले लिया कि हम तो तालिबान से एंगेज नहीं करेंगे, तो फिर जैसे मैंने कहा कि बाकी पार्टीज जो बैठी हैं उसको दबोचने के लिए, जो आपके दुश्मन भी है, इसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी, अमेरिका भी है, अगर वो किसी तरह की एंगेजमेंट करते हैं और वो फिर भारत के खिलाफ उसे टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादा नुकसान है ना? बिल्कुल ज्यादा नुकसान है। आप किसी भी ग्रुप से एंगेज ना करने से आप ही नुकसान में आएंगे और दूसरे के लिए फायदा ही होगा हमेशा। तो वो कोई नीति, हमारी नीति कभी रही भी नहीं है। इसी रीजन से आप देखिए कि भारत अपनी 1947 से लेके आज तक की जो विदेश नीति है, उसमें आज तक भारत की तरफ से चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, पार्लियामेंट हो, कोई बड़े मिनिस्टर हो या कुछ भी, उनकी तरफ से ये शब्द एनिमी का प्रयोग किसी देश को लेकर नहीं किया गया। ये भारत की विदेश नीति का इतिहास है। बिल्कुल, हमें पता है हमारा पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एनिमी है, चाइना एक बहुत बड़ा एनिमी है, लेकिन हम फिर भी ये शब्द का प्रयोग करने से संकोच करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि कल को जाके आप जिसका व्यवहार बदलना चाहते हैं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार फिर से उस पर आ जाते हैं, अमेरिका पे, जो आपका फेवरेट टॉपिक भी, और आपने पिछली बार जब स्टेटमेंट दिया था काफी पॉपुलर भी, और इस बात के लिए मैं अगेन फिर आपको क्रेडिट दूंगा। ये बातचीत हमारी तकरीबन जो ऑपरेशन जो सिंदूर था उस वक्त जो पॉज हुआ था तब था, और तब आपने अमेरिका को लेकर काफी हाश बातें की। कुछ लोगों को लगा कि इतनी हाश बातें क्यों की जा रही हैं, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद वो जो बातें सही साबित हुई वो कहीं ज्यादा हुई। आपने तब अमेरिका के लिए कहा था कि असली आतंकी है, और अमेरिका ने साबित भी कर दिया 2-3 महीनों में कि असली आतंकी वही है। तो अमेरिका को लेकर मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा कि जो टैरिफ को लेकर अभी भी वो लगातार भारत की कह सकते हैं कि बाम मरोड़ रहा, और भारत भी अभी तक गिव अप नहीं कर रहा कि नहीं नहीं हम तुम्हारी धमकी में नहीं आएंगे। कहां जाती दिख रही है लड़ाई आपको? देखिए, ये लड़ाई कहीं खत्म नहीं होगी। अमेरिका का उद्देश्य केवल इस मोमेंट पर यह है कि मैं टैरिफ का टूल का प्रयोग करूंगा, आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप मुझसे तेल खरीदिए। अमेरिका को सारी दिक्कत इस बात की है कि भारत ने हमारे बनाए हुए सिस्टम से हमें ओवर स्मार्ट कैसे बना दिया। अब देखिए, अमेरिका ने सिस्टम बनाया था कि भाई रूस से कोई भी तेल खरीद सकता है, हमने रूस से तेल भी खरीदा,
हमने तेल खरीद के जब दूसरे देशों को भी बेचना चालू कर दिया तो अमेरिका को ये लगने लगा, सऊदी अरेबिया को ये लगने लगा कि भाई ये तो मोनोपोली हमारी थी। इस मोनोपोली में ये लोग कैसे आ गए? तो इस मोनोपोली में ये लोग आ गए, इन्होंने अपनी शिपिंग कंपनीज, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के तहत जो है तेल पूरे विश्व में सप्लाई करना चालू कर दिया। तो कल को हम कहाँ जाएंगे? और हम जो तेल सप्लाई कर रहे थे वो तेल रिलेटिवली सस्ता भी था, क्योंकि अगर हमें रशिया से भी सस्ता मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन लगाकर हम बाकी जगहों पे भी सस्ता देंगे जो सऊदी से भी सस्ता होगा। तो ये सऊदी का प्रोवोकेशन अमेरिका को और अमेरिका का रिटेलिएशन भारत पे, तो ये इस तरीके से चीज चली है। इसका अंत यही है, अंत इसी तरीके से होगा कि अमेरिका टैरिफ को उस दिन नीचे कर देगा जिस दिन भारत जाकर अगर अमेरिका को ये बात बोलता है कि ठीक है हम रूस से तेल नहीं अब आपसे लेंगे। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि ये फर्क भारत को समझने की आवश्यकता है कि आप कब तक एक तेल खरीदने और तेल के अंदर व्यापार करने वाले देश बने रहेंगे। क्योंकि आप जब तक ऑल्टरनेट एनर्जी में खुद इंट्रोस्पेक्ट करके वहां पर खुद एक माहिर प्लेयर नहीं बनेंगे तब तक आपकी निर्भरता इन सब के ऊपर रहेगी और ये आपको आर्म ट्विस्ट करते रहेंगे। इस रीजन से अभी जब तक ये तेल का खरीद फरोख्त का सामान काम चल रहा है, इस दौरान भारत को सबसे इंपॉर्टेंटली जो करना चाहिए वो ये है कि ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी में अपने आप को एक क्रेडिबल प्लेयर बना लेना चाहिए। आप चाइना का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। चाइना ने यही चीज की थी। चाइना को जब ये बात मालूम चली कि मलक्का डिलेमा, जो मलक्का स्ट्रेट से वो तेल लेके आता है, उस तेल को बेसिकली वहां से लाने के लिए चोक पॉइंट पे भारत कुछ कर सकता है। चाइना ने पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करी, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करी। जब देखा कि दोनों कॉरिडोर काम के नहीं आए तो चाइना ने पिछले 5 सालों में ऑल्टरनेट एनर्जी में अपने आप को लीडर बना लिया। और आप देखेंगे कि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर अंदर चाइना ग्रीन एनर्जी को लेके ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। तो जब आपके पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी डिपेंडेंस है तो आप उसको घटा लीजिए ऑल्टरनेट एनर्जी की ओर। तो यदि आप अगर ये स्विच कर सकते हैं तो कल को आप ये इंश्योर करेंगे कि कोई देश आपका आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अवनीत भाई, दुख की बात यह है कि किसी भी फील्ड में आत्मनिर्भर होने की बजाय हमारी जो हमेशा सोच है वो सर्वाइवल वाली रहती है। अगर आप देखिए, हथियार नहीं बनाने हैं, खरीद लीजिए। जैसे आपने कहा कि ऑल्टरनेट एनर्जी के बारे में सोचिए, नहीं हम तो तेल ही खरीद लेंगे। तो जब किसी देश का माइंडसेट ऐसा हो कि सर्वाइव कर ले इधर से लेकर उधर से लेकर, और वो 20 साल या 30 साल आगे की सोच नहीं रहा, तो चीजें बदलेंगी कैसे? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें हथियार बनाने नहीं, हम हथियार इंपोर्ट कर लेते हैं। कितनी आयरॉनिकल बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पर आर्म्स बनाने के लिए DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर उस संस्था को राइट दिशा देंगे और राइट ऑब्जेक्टिव देंगे तो वो कार्य करके भी दिखाएगी। आप ये चीज सोचिए कि पिछले लगभग 60-62 सालों से DRDO डेंटल इम्प्लांट बना रही है, मॉस्किटो रिपेलेंट बना रही है, आर्मी अफसर के जूते बना रही है, मच्छर भगाने वाली क्रीम बना रही है जो आर्मी अफसर लगाएंगे। आपको लगता है कि एक DRDO जैसी संगठन को अगर आप पिछले 60 साल से डेंटल इम्प्लांट्स और आर्मी वालों के जूते बनवा रहे हैं तो वो कल को क्या हेलीकॉप्टर बना के देगी आप? तो उसको फिर ये सब काम उससे कौन करवा रहा है? अपने लेवल ये सरकार करवा रही है, ये सरकार करवा रही है। जब सरकार ने उसको दिशा ये दिखाई थी पिछले 60 साल की हम बाहर से खरीदेंगे, आप ये करते रहिए। आपको लगता है कि अब बात वही आ जाती है कि फिर DRDO में कोई सबसे टॉप का साइंटिस्ट भारत का क्यों जाएगा जब उसको ये पता है कि वहां जाकर मुझे मॉस्किटो रिपेलेंट बनाना है। इसलिए जब एयर चीफ मार्शल ने शिकायत की थी कुछ टाइम पहले, तो सही शिकायत की थी ना उन्होंने सही शिकायत की थी। लेकिन आज की डेट में ये जो DRDO का 60 साल का वर्क कल्चर है, ये 6 साल में नहीं बदलने वाला है। क्योंकि इसको बदलना है, इसको एक नई दिशा दिखाना है, इसको ये बात बताना है कि अब आपको आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है। इसको करने में भी अगले 30 साल लगेंगे। तो ये चीज हमारे यहाँ पर पहले दिन से कुछ प्रायोरिटीज हमेशा से फ्लॉड रही हैं और वो फ्लॉड प्रायोरिटीज को रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अमेरिका और ये जो चीन और भारत के संबंध में इस पर आऊं। हमने देखा कि जब अमेरिका ने प्रेशर बनाया और भारत को लग रहा था कि अब बैलेंस कैसे किया जाए, फिर मोदी जी ने फैसला किया कि ऐसे समिट में जाएंगे। वहाँ तस्वीरें भी आई, वहाँ पर पुतिन भी आया और फिर अमेरिकी मीडिया में, पूरी दुनिया की मीडिया में इसकी काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन सवाल फिर वहाँ से पवनीत भाई ये निकलता है कि भारत अभी अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन के नज़दीक जा रहा है, लेकिन चीन का 70 साल का जो 75 साल का हमारा तजुर्बा है कि उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये फिर ये इसे कोई फॉरेन पॉलिसी माना भी जाए या ना माना जाए, तो ऐसा लगता है कि जब चीन बाम मरोड़ देता है तो अमेरिका के पास चले जाते हैं, आप क्वाड में एक्टिव हो जाते हैं। जब अमेरिका बाम मरोड़ देता है तो आप वापस SCO में चले जाते हैं। इसे कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, सिंपल बात यह है कि भारत ने कभी भी किसी देश के साथ कोई पक्षवादी नीति नहीं अपनाई है और हम कभी भी किसी देश को अपना इस प्रकार का एलाई नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट अगर अमेरिका पूरा करेगा हम उससे एंगेज करेंगे, रूस करेगा रूस से एंगेज करेंगे, चाइना करेगा चाइना से एंगेज करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक स्पेक्ट्रम एनालिसिस के तहत हम काम करते हैं।
इसको हम कहते हैं अलायंस स्पेक्ट्रम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहां पर आप अलग अलग स्पेक्ट्रम्स पे अलग अलग कंट्रियों के साथ अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कीजिए। तो आज ये लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं ये कह के कि भाई आप चाइना के पास चले गए, आप पहले अमेरिका के पास थे, तो भाई हम कौन सा कोई अमेरिका के गुलाम थे? देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सारी मैं आपको बताता हूँ, दिक्कत क्या होती है कि सोशल मीडिया के एरा में लोगों को नॉलेज की कमी है। भारत का एम्बिशन कभी भी मिडल पावर बनने का नहीं है। मिडल पावर वो देश होता है जो अपने ऊपर एक सुपर पावर को एक्सेप्ट कर लेता है। भारत का एक सुपर पावर बनने का एम्बिशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कभी भी मिडल पावर बन के संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका तो चाहता है कि भारत मिडिल पावर है और चाइना चाहता है कि भारत कंज्यूमर इकोनॉमी। मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। इस मोमेंट पे अमेरिका विश्व का सुपर पावर है, चाइना एक एस्पायरिंग सुपर पावर है। उन दोनों में एक कॉम्पिटिशन है कि अगर कॉम्पिटिशन हम दोनों में है तो तीसरा प्लेयर क्यों आए, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं तो ब्रिटेन, कनाडा, ये ब्रिटेन और कनाडा आज की डेट में, या फ्रांस, ये क्या है? ये है मिडल पावर्स। इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि हमारे ऊपर एक शक्ति है यूएस, जो उसकी छत्रछाया में जो हमें करना है हम करेंगे। तो आज भारत वो चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत कहता है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में मानते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टीपल पोल्स होंगे और हम भी एक पोल होंगे। तो हम आज की डेट में अलाइन उससे कर रहे हैं जो हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो हम कभी भी, ये लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं फिर उस पॉइंट पे आऊंगा कि आप जो है चीन के साथ चले गए, पहले तो आप अमेरिका के साथ थे, इस चीज का क्या मतलब है आपका? लेकिन हम कोई अमेरिका के, समझ गया आपकी बात भाई, लेकिन इस पर मेरा पॉइंट ये है कि आपने बिल्कुल कहा कि भारत की स्ट्रेटेजी है कि हमारे जहां से इंटरेस्ट फुलफिल होंगे वहां जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो हिंदी में हम कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ताकतवर आदमी कह रहा है कि रूल ऑफ द गेम मैं तय करूंगा, तुम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मुझे करते हो ना यूएस को, तुम मेरे पर डिपेंडेंट भी हो, तुम्हारे यहाँ इतना डायस्पोरा भी है, H1B वीजा को लेकर उन्होंने क्या कहा। अगर रूल ऑफ द गेम ताकतवर आदमी तय कर सकता है तो फिर आप क्या चाहते हैं या आप किस तरह की फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं, उसके बहुत ज्यादा मतलब क्या रह जाते हैं? तो आपकी वहां मरोड़ ही देगा। और हमने देखा अमेरिका ने प्रेशर बनाया तो भारत धीरे धीरे पीछे भी हटा है ना कई चीजों में। नहीं, देखिए प्रेशर वो बनाएगा, इस मोमेंट पे प्रेशर बनाने की क्षमता उसके पास है। पर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो आज अमेरिका के भी कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं साउथ एशिया के रीजन में जहां पर भारत कुछ प्रेशर बना सकता है। केस इन पॉइंट अफगानिस्तान। आज अगर अमेरिका कुछ भी कर ले, इस मोमेंट पे जो दियोबंदी भारतीय तालिबान वहां पर बैठी है, उसको अमेरिका अपना गुलाम नहीं बना सकता। ये वहां भी दियोबंदी तालिबान होती तो उसको गुलाम बना चुके होते, ये तब उसको बागरम छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। आज अमेरिका को ये बात, अगर अभी भी वो इस गलत फहमी में बैठा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कुछ कर लेंगे, वो करके देख ले। और हम चाहते भी हैं कि वो करके देखे, क्योंकि इससे अमेरिका का रिसोर्स ड्रेन होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर उसको गलत नीति को अपनाने में, देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पर आज जितने भी ये थिंकर्स हैं, जैसे चाइना का एक थिंकर कन्फ्यूशियस थे, उन्होंने अक्सर ये बात बोली थी, और सुनजू भी वहां के एक थिंकर थे, वो कहते थे कि यदि आपका कोई एनिमी गलती कर रहा है तो उसको गलती करने दीजिए, उसको पॉइंट आउट मत कीजिए। आज भारत यही कर रहा है। अमेरिका ये जो गलती कर रहा है, चाहते तो हम अमेरिका को समझा सकते थे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई होल्ड अफगानिस्तान में नहीं, आप हमसे एंगेज कीजिए, हम आपको एंगेजमेंट कराएंगे। लेकिन उसको अभी भी ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान के भरोसे बैठकर अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, तो करने दीजिए। तो आपको लग रहा है कि जो तालिबान की विदेश मंत्री ऐसे मैसेज चला गया अमेरिका को? देखिए, इससे मैसेज अमेरिका को ये बात चली गई या नहीं गई मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि अमेरिका इस समय एक नासमझ देश है, जिसमें जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ना तो कोई एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का और ना ही उसको समझने का इंटरेस्ट है। उसको ये लगता है कि हम पैसे और बल के भरोसे कुछ भी कर सकते हैं, और अगर उसको ये लगता है तो उसको करने दीजिए। मैं फिर वही कहूंगा, उनको 2 साल अगले पाकिस्तान को सपोर्ट करके, नर्चर करके उनको करने दीजिए जो करना है। 2 साल के बाद मुंह की गिरेंगे वो खाके, क्योंकि उसके बाद भी उनको अफगानिस्तान में कुछ नहीं मिलना है। तो ये चीज तय है। तो ठीक है, अगर अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर अपना रहा है तो भारत को अमेरिका के ऊपर प्रेशर अपनाने के बजाय अमेरिका के जो इंटरेस्ट साउथ एशिया में है उसको निगेट करने की कोशिश कीजिए आप। तो अमेरिका को क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा कि जो चीन के साथ अब दोबारा हम संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो फिर से चली हैं, चीन ने कई लेवल पर भारत को डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन जो पिछले 7-8 सालों का तजुर्बा है, मोदी जी ने जिनपिंग को यहाँ बुलाया था, फिर हमने देखा बावजूद उसके गलवान भी हुआ, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम लगा था पीछे से सपोर्ट किया था। जब भी किसी आतंकी को हम यूएन में प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं, चीन वहाँ पर भी अड़ंगा अड़ा देता है। तो चीन की सोच में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे देश पे आप किस हद तक और कहां तक रिलाई कर सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, आप चीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, और चीन का रवैया कश्मीर को लेकर या पाकिस्तान को लेकर कभी नहीं बदलेगा। पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीन के साथ एंगेज करके जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, अगर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है
तो हमें उस गेम को पहले फुलफिल करना है। चीन से अभी जब मुलाकात हुई तो चीन ने भारत को भरोसा दिया कि आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स में हम किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। हाँ। इसकी वजह से भारत की जो पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इस मोमेंट पर एक सेफ गार्डेड कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अमेरिका की हालत क्यों खराब है? क्योंकि 2 दिन से वो बावला हुआ पड़ा है जब से जी जिनपिंग ने ये बात बोल दी है कि हम आपके ऊपर रेयर अर्थ मेटल्स की ट्रेड को लेकर रोक लगाएंगे। वो धमकी दे रहा है मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। वो यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। क्योंकि आपको किसी भी देखिए किसी भी देश को आप जिससे मर्जी एंगेज कीजिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के तहत हर देश चाहेगा कि आप तहजीब से बात करें। अमेरिका को लगता है कि हम जो है विश्व के बदमाश हैं, तो हम जो है किसी से भी बदमाशी गुंडागर्दी करेंगे और अपना हक निकलवा लेंगे। आज वर्ल्ड में वो परिस्थिति नहीं है जो आज से 50 साल पहले थी। हाँ। तो ठीक है, अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ, अमेरिका को अगर अभी भी ये गलतफहमी है कि वो जी जिनपिंग को टॉर्चर कर सकता है, तो आप उसका डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट कल कोई देख लीजिए जो कल उसने किया। वो कह रहा है कि नहीं, जी जिनपिंग इज अ ग्रेट मैन। मतलब आप सोचिए कि ये व्यक्ति कितना मानसिक तौर से डिस्टेबलाइज्ड होगा कि 2 दिन पहले उस व्यक्ति को कुछ बोलता है और 2 दिन बाद वो व्यक्ति को कुछ बोलता है। मतलब मुझे तो अमेरिका की जनता पे तरस आता है कि आपने किस व्यक्ति को चुना है जिसका मानसिक संतुलन ऐसा है। तो उस देश का मानसिक संतुलन वैसा होगा, इसीलिए आपने उस देश के व्यक्ति को वैसा चुना। तो अच्छा है, उस देश को खड्डे में जाकर मरने दीजिए। उनके लिए कोई सिंपैथी मत रखिए अमेरिकन को लेकर आप। तो आपको लग रहा है कि ये जो टैरिफ को लेकर या भारत को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिए गए और जो संबंध भी खराब हुए पिछले 2-3 महीनों में, ये एक लॉन्ग टर्म बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अमेरिका की तरफ से की गई, क्योंकि 15-20 साल लगे थे संबंधों को सुधारने में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के अंदर इस बात का रियलाइजेशन तो ऑलरेडी है कि रशिया और चाइना के साथ हम इकट्ठे जो है डील नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका लगातार भारत को यहां पर इस तरह से तैयार कर रहा था कि भारत चीन को काउंटर करे। अब भारत को भी अगर आपने खो दिया है और रशिया और चीन तो ऑलरेडी साथ में है, तो फिर आपने तो अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली ना। देखिए अमेरिका के साथ दिक्कत यही है कि एक तो वो कभी भी रिलायबल प्लेयर रहा ही नहीं है। उसने जब जब ट्रस्ट बनाने की कोशिश करी है, जब भी उसका कहीं पर इंटरेस्ट पूरा नहीं होता है, वो ट्रस्ट को कंप्लीटली ब्रीच कर देता है। आज के इस कॉन्टेक्स्ट में यही चीज हुई है अमेरिका के साथ। जो पिछले 4 से 6 महीनों के स्टेटमेंट्स की वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को डैमेज किया है, वो डैमेज अगले कम से कम 15-20 साल अंडू नहीं हो सकता। तो इस केस में अमेरिका ने जो ये गलती की है उसका खमियाजा इनको आने वाले समय में मिलेगा। और अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही थी कि रशिया चाइना थ्रेट को क्योंकि हम कलेक्टिवली टैकल नहीं कर सकते, तो इंडिया चाइना के बीच में इनसिक्योरिटी पैदा करके रखो। और इसका सबसे बड़ा गेम हुआ था लास्ट ईयर, जब चाइना के खिलाफ अमेरिका ने भारत और चाइना के रिलेशंस को खराब करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड सिलेक्टेड लीक्स ऑफ इमेज करे थे, जिसके तहत एक भारत में भी नैरेटिव बना था कि हमारी जो है जमीन चली गई, हमारा जमीन चाइना ने ले लिया, फलाना ठिकाना। देखिए स्टेटमेंट देना एक अलग बात है, अगर आपके पास वो है तो आके प्रेजेंटेशन करके जो है ना, आपको इतना शौक है प्रेजेंटेशन का, तो एक जमीन का एस्टिमेट भी दिखा दीजिए। आपके टाइम पर भी रॉ चीफ काम करते थे ना, आपके अंडर भी, आपके टाइम पर भी आर्मी चीफ थे, तो इकट्ठा कर लो उनको, वो तो आपके ही पाले हुए थे सारे, करके उनके साथ आप ले आते डेटा पूरा। कुछ नहीं है आपके पास, लोगों को गुमराह करने की बात है। अमेरिका का इंटरेस्ट समझिए कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना इकट्ठे हों, क्योंकि उसको ये बात से डर है कि अगर ये इंडिया चाइना इकट्ठे हो गए, रशिया चाइना इकट्ठे हैं और रशिया इंडिया चाइना इकट्ठा हो गया, तो फिर अमेरिका का धंधा खत्म है। तो उसको अपने धंधे से इंटरेस्ट है कि मैं भारत और चाइना के बीच इनसिक्योरिटी पैदा करूं, इस इनसिक्योरिटी के तहत जो है हम अपने धंधे को फैसिलिटेट करवाएं। तो ये चीज रहेगी। बिल्कुल। अब ये भारत को डिसाइड करना है कि वो कितना अमेरिका का धंधा चलाना चाहता है। लेकिन एक चीज पवनीत भाई, जो अक्सर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को लेकर कही जाती है कि दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच इतना ट्रेड भी होता है। ये बात अलग है कि हमारे पास $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, बावजूद इसके जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो है आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट। उसको सुलझाने का क्या तरीका है? क्योंकि चाइना की जो अप्रोच दिखती है वो यही दिखती है कि भैया धंधा तो कर लो, लेकिन तुम इस चीज को साइड में रखो। चाइना क्यों नहीं चाहता कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर एक कह सकते हैं एम्बिग्यूटी बनी रहे, और या उसको भी सॉल्व ना किया जाए, उसको एड्रेस ना किया जाए? क्यों ऐसा लगता है? चाइना और भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ते हैं तो चाइना ने 2 बार आपको ऐतिहासिक तौर पर ये ऑफर दिया था कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लीजिए। अच्छा। एक बार नेहरू के दौरान ये बात हुई थी, जब हम अपने टाइम पर बॉर्डर को अपने हिसाब से देख रहे थे और चाइना ने हमें ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोली थी कि आप अपने नजरिए से मत देखिए, ये बॉर्डर आपका बनाया हुआ नहीं है, हमारा बनाया हुआ नहीं, ब्रिटिश का बनाया हुआ है, मिल बैठ के इसको सुलझाएंगे, अभी हम इंटरनल प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, इस प्रॉब्लम को एग्रावेट मत कीजिए। लेकिन उस समय एक वो रोमांटिक लीडर थे हमारे नेहरू, जिनको ग्लोबल लेवल पर रोमांटिसिज्म करना था, जिसका खमियाजा ये हुआ कि 1962 में हमें झड़प झेलनी पड़ी उनके इस रोमांटिसिज्म की वजह से। वो एक मौका था जब चाइना आपको बार बार बोलता था कि अभी रुक जाइए, बॉर्डर के मसले को बाद में देखेंगे, लेकिन हम अपने चीजों में अड़े रहे, खमियाजा भुगत लिया।
डेंग जियाओपिंग जब चाइना में रूलर बने 1978 में, उन्होंने इंडिया को पैकेज डील ऑफर की थी। उस पैकेज डील पर हम फिर से अड़े रहे। हमने कहा कि इस पैकेज, देखिए अगर पैकेज डील में क्या था, इससे पहले क्या उसको एक्सप्लेन करें। पैकेज डील में चाइना ने ये बात बोली थी कि आप वेस्टर्न सेक्टर में और ईस्टर्न सेक्टर में एक अकोमोडेटिव बिहेवियर रखिए। अकोमोडेटिव बिहेवियर का मतलब ये है कि बैठ के बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करके बॉर्डर के मसले को सुलझा सकते हैं। हमने ना वो पैकेज डील को सुना, ना उस पैकेज डील को लेके कोई नेगोशिएशन करी। अब आपको एक चीज़ ये समझनी है कि चाइना ने जब आपको ये 2 बार ऑफर दी थी, चाइना उस समय रिलेटिवली कमज़ोर था। और उस समय अगर हम एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के तहत बैठकर चाइना से बात करते तो शायद ये मसला हल हो जाता। आज चाइना की परिस्थिति बदल चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चाइना इंडिया से 3 टाइम्स आगे है। बिल्कुल। आज वो आपको ये मौका नहीं देगा बॉर्डर सॉल्व करने का। तो ये बात जब हम बोलते हैं कि भाई वो बॉर्डर सॉल्व करना नहीं चाहता, आप अपने इतिहास की कमियों को मत छुपाइए। आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी नाकामी थी इस देश की पिछले 60 साल में, कि 2 चाइना के ऑफर्स को हमने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिया। ये चीज देश के सामने आनी चाहिए और ये सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक होने चाहिए देश के सामने। एक डिबेट होना चाहिए देश में कि ये क्यों नहीं हुआ और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके पीछे। तो ये चीज में चाइना आपके साथ 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है, आज वो नहीं करेगा। क्योंकि फिर मैं वो बोल रहा हूं कि चाइना की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आपसे 3 गुना बढ़ चुकी है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। बिल्कुल। अब वो आपको वो मौका नहीं देगा कि आप बैठ के मेरे साथ जो है बॉर्डर आप बताइए, बिल्कुल, या नेगोशिएट कीजिए मेरे साथ एक टेबल पर बैठ के। तो अब हम वो परिस्थिति खो चुके हैं। अब यहां पर तो परिस्थिति ये है कि या तो हम इस पॉइंट पे अड़ दें कि भाई ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पर जो होना होगा होगा, लेकिन पहले बॉर्डर का मसला सॉल्व करिए। पर वो तभी परिस्थिति आएगी जब आप आत्मनिर्भर होंगे। बिल्कुल। अब तब तक वो चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे पवनीत भाई नहीं जानते, मैं चाहूंगा इस बारे में उनको डिटेल में बताएं, क्योंकि भारत में तो मोटे तौर पर हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि चीन अरुणाचल पे अपना क्लेम करता है, चीन लद्दाख में अपना क्लेम करता है, कुछ और जगह पर करता है, बहुत लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है। और हम इसको इसी राष्ट्रीय नज़रिए से ही देखते हैं, हमारी नेशनलिस्ट अप्रोच यही है। लेकिन इसकी व्यवहारिक एक अप्रोच ये है कि जब अंग्रेज गए थे तो उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर बनाए, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ थी, और चीन उस गड़बड़ की तरफ इशारा करता है, हम उसको मानते नहीं। क्या गड़बड़ थी वो? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब भारत में सबसे पहला सर्वे 1865 में हुआ था, उस सर्वे के दौरान जिसके तहत 1865 में जॉनसन लाइन बनी थी, वो जॉनसन लाइन जब बनी थी 1865 में, तब भारत की जॉनसन लाइन के तहत अक्साई चीन का इलाका जो उस समय कश्मीर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वो भारत में दिखाया गया, जिस लाइन को चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। भारत जॉनसन लाइन से लेकर आज तक पहली बात तो अक्साई चीन के इलाके को अपना मानता है और वो कहता है कि ये इलाका कश्मीर साम्राज्य का था और ये हमारा है। क्योंकि आज भारत इस क्लेम को रखता है, तो चाइना उस क्लेम को काउंटर करने के लिए कहता है कि फिर जो तिब्बत है, उस तिब्बत का सदर्न एरिया जो है वो अरुणाचल और सिक्किम था, तो इस रीजन से फिर वो एरिया उस समय साम्राज्य क्योंकि तिब्बत का इलाका हुआ करता था तो वो हमारा है। लेकिन चाइना के पास आज की डेट में कोई लॉजिकल क्लेम अरुणाचल को क्लेम करने का नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो मोनपा रहते हैं, बुद्धिस्ट मोनपास जो हैं, वो तिब्बत जाकर एक समय पर प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, लेकिन वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट को कभी नहीं मानते थे, क्योंकि तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो थे, वो मोनपा बुद्धिस्ट जो थे यहाँ पर हमारे अरुणाचल वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनसे कुली का काम करवाते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो उनका रिलेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल लेवल पर था। और कभी भी मोनपा बुद्धिस्ट ने इस बात को नहीं मानी कि आप जो हैं हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। मोनपा बुद्धिस्ट ने कभी ये बात नहीं बोली कि जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है वो हमारा ही ओवरऑल बुद्धिज्म है। वो कहते हैं हम यहाँ प्रार्थना करने आएंगे। तो चाइना का वो क्लेम वहां पर भी वीक है, और चाइना वो क्लेम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास काउंटर क्लेम में और कुछ नहीं है। तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। और चाइना से जब जब भारत ने प्रूफ मांगा कि आप कहते हो कि ये टेरिटरी आपकी है, तो आपके पास कोई नक्शे होंगे, तो कभी वो देता नहीं, कुछ है ही नहीं। चाइना के पास सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि चाइना आज की डेट में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मैन्युफैक्चर करता है। वो आज एक स्ट्रेटेजी के तहत दूसरे देशों के साथ एंगेज करके, दूसरे देशों के संग्रहालयों के साथ एंगेज करके, हिस्टोरियंस के साथ एंगेज करके हिस्ट्री को मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ पे मैप्स को मैन्युफैक्चर करता है और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्रिएट करके कहता है कि एक दौरान ये टेरिटरीज हमारी हुआ करती थी। तो आज अगर चाइना के पास ऐसा कोई क्लेम है तो उसके पास खुद का कोई एविडेंस नहीं है, सारा पिछले 75 सालों का मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस है।
तो इस रीजन से चाइना आपको कभी एविडेंस दे नहीं तो पाएगा। कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ ही क्या दिक्कत कह सकते हैं, उनकी सोच कैसे अभी भी यूएसएसआर को लगता है या रशिया को ही लगता है सॉरी, कि हमारे बॉर्डर तो कहीं खत्म ही नहीं होते। एक बड़ा वायरल क्लिप है कि एक बच्चा पूछ रहा है पुतिन से कि रशिया कहाँ खत्म होता है, तो पुतिन उसको कहते हैं रशिया कहीं खत्म नहीं होता है ना। तो और चीन को भी लगता है कि लुधियाना भी उनका है और अमृतसर भी उनका है। नहीं, क्या सोच है ये? सोच ये इनकी सिंपल है कि इस चीज से ये अपने अग्रेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, इस चीज से ये अपने उस इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें किस देश के साथ बना के रखनी है और किस देश के साथ नहीं रखनी। तो ये इन देशों की सोच अलग है। इस रीजन से आप देखिए कि भारत ये काम कभी नहीं करता है। तो हमारे केस में जो हमारा है, लीगली हमारा था, हम उसी को क्लेम करेंगे, हम और किसी चीज को क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हमने तो जो हमारे थे हमने वो कहाँ क्लेम किया? हमारे पास 71 में बड़ा अच्छा मौका था जब बांग्लादेश बन रहा था कि बहुत सारे अपने लिए वहां पर रूट क्रिएट कर लेते। आज हमें कितनी दिक्कत होती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम रूट क्रिएट कर लेते, बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा जो चीज आश्चर्यजनक लगती है वो ये है कि बांग्लादेश में रूट क्रिएट हम करते या ना करते, बट जब बांग्लादेश बन रहा था कम से कम आप पीओके अपना वापस ले लेते। पर आपने वो भी नहीं किया। आज वो जो आइलैंड बांग्लादेश के नजदीक है सेंट मार्टिन आइलैंड, अगर भारत वो भी तो ले सकता था, क्यों? बड़े आराम से ले सकता था। नहीं, लेने को मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम ले सकते थे, लेकिन वो चीजें जो हमारी नहीं थी, जैसे सेंट मार्टिन हमारा नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान का था, अगर उसको लेना था या नहीं लेना था एक अलग विषय है। पर जो आपका अपना था आपने वो कौन सा लिया? जो आपका पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपने वो कौन सा लिया वापस? अवनीश भाई, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ अगेन, जो है ना, आपने कहा ना कि हमारी बड़ी रोमांटिक सोच होती है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में जाकर अपने एयरबेस बनाता है इसलिए ताकि यहां रहकर इस कंट्री को कंट्रोल कर ले, इस रीजन को कंट्रोल कर ले। हमारी तो हैसियत थी ना, और हमारी जरूरत भी थी, विजन नहीं था। शायद विजन हमारे पास इसलिए भी नहीं था क्योंकि हम उस स्ट्रेटेजिक नजरिए से कभी सोच ही नहीं पाते थे। हमारा विजन हमेशा से ये था कि बस हमें कुछ भी करके जो है वर्ल्ड में एक ऐसी इमेज पैदा करनी है कि भाई हम तो जो है एकदम डोसाइल देश है। तो हमने वो कभी एक स्ट्रेटेजिक विजन नहीं रखा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं रखी। तो उसका खमियाजा ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। पवनीत भाई, अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, ये तो आसपास जो पड़ोसी देशों की हमने बात किया, वैश्विक दुनिया की बात की, वहां क्या चुनौतियां, खतरे हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के खतरे भी हमारे भी लगातार बने हुए हैं, खासतौर पर जो लद्दाख में हुआ। उस पर मैं चाहूंगा एक शुरुआती टिप्पणी आपसे, क्योंकि दो तरह के नजरिए उसमें निकल कर आए। एक तो ये कि जो सोमन वांगचुक को लेकर कई तरह की टिप्पणी की गई, लोगों ने उनको देशद्रोही तक करार दिया गया। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे, उन्होंने कहा यही सोनम वांगचुक थे जो कुछ टाइम पहले पाकिस्तान गए थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे, इतने उनके नाम पर पेटेंट हैं, इतना उन्होंने अच्छा काम किया है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि हमें पता लगा कि पहले से तैयारी थी, बाहर से लोग आए थे, लेकिन बाहर से लोग आने वाले हैं, वो करने वाले हैं, इसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी। और अभी भी हालात वहां पर, अगर मेरी जानकारी ठीक है, तो नॉर्मल हुए नहीं। इससे आपको लग रहा है कि एक और फ्लैश पॉइंट कुछ क्रिएट हो रहा है मणिपुर की तरह? नहीं, जहाँ तक देखिए लद्दाख की समस्या है वो यही है कि वहाँ पर प्रिंसिपल ऑपोजिशन इस बात का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके जो है, अगर आप चाइना के उस पार बॉर्डर को देखेंगे तो चाइना ने जो G219 हाईवे उन्होंने बनाया है और उसके आसपास जो उस हाईवे को लेके सेंट्रल रख के जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, आज उस कॉन्टेक्स्ट में भारत को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले लगभग कई सालों से, कई दशकों से एक अप्रोच ये लेके बैठे थे कि चाइना जो मर्जी बॉर्डर पे कर ले, हम अपने बॉर्डर पे कुछ नहीं करेंगे, और चाइना अगर वहां पे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका इंपैक्ट हमें नहीं होगा। ये मूर्खों वाली परिस्थिति थी, क्योंकि आप 1962 की चीज को समझिए कि 1962 के बाद चाइना ने क्या किया और भारत ने क्या किया। 1962 से लेके 1988 तक पहले तो भारत अपना मनमुटाव में बैठा रहा कि मैं चाइना से बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप मत बात कीजिए। चाइना ने आपसे बात नहीं करी, लेकिन उसने पूरा फायदा उठाया। चाइना ने 1962 के बाद पूरे के पूरे बॉर्डर लेवल पर एक विजन बनाकर वहां पर मास लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उस मास लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर से आज चाइना को टोपोग्राफिकल एज है। टोपोग्राफिकल एज का मतलब ये है कि चाइना उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके भारत के किसी भी अर्बन सेंटर को चोक कर सकता है। भारत के पास कॉन्सिक्वेंस काउंटर में क्या था? कुछ नहीं। अब दिक्कत यह है कि जब भारत वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, चाइना उस चीज को पसंद नहीं करेगा, और चाइना अगर उस चीज को पसंद नहीं करेगा तो वो प्रोटेस्ट पोटेंशियल भारत में एक्सप्लॉइट करेगा। तो यहां पर इशू सारा समझने की आवश्यकता यह है कि ऑपोजिशन किस बात का है। ऑपोजिशन इस बात का है कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए कि जिससे चाइना के साथ पैरिटी हो। दूसरा ये कहते हैं कि लद्दाख में प्रदूषण बन रहा है, प्रदूषण के कारण समस्या हो रही है। दो समस्याएं वहां पर। सबसे पहली चीज ये है कि आप लद्दाख की टोपोग्राफी को देखिए, अगर ज्योग्राफिकली मैं बात कर रहा हूं तो वो एक बोल है, बोल। अगर वो एक बोल है तो
अगर कहीं से भी धुआं आएगा तो वो धुआं वहां पर आके इकट्ठा होगा। आज दीपावली के आसपास के समय और दीपावली से लेके दिसंबर के समय में हम दिल्ली में धुआं क्यों देखते हैं? क्योंकि दिल्ली की टोपोग्राफी एक बोल है। पंजाब में पराली जलती है, वो पराली यहाँ से आगे बढ़ती है, पंजाब की तरफ से चलती हुई हरियाणा से होते हुए दिल्ली आती है। दिल्ली में थोड़ा सा धुआं होता है, प्रदूषण होता है, वो धुआं प्लस पंजाब का धुआं मिलकर दिल्ली में वो धुआं फंस जाता है, फिर वो निकलता है धीरे धीरे करके। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इशू आते हैं। लद्दाख की ज्योग्राफी वैसी है। चाइना जो पिछले 30-40 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे लेवल पे क्रिएट कर रही है, उससे बहुत ज्यादा धुआं इकट्ठा हुआ है। वो जो धुआं इकट्ठा हुआ है वो एकदम से कहीं नहीं जाने वाला। अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक एट्रीब्यूशन हो रहा है कि जो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है धुआं उसके कारण हो रहा है। तो देखिए, जब आपको किसी को भी गुमराह करना है तो आप ट्रू पिक्चर, हाँ, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ये चाइना की पायनियर चीज है। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज की डेट में चाइना के खिलाफ होने जा रहा है, चाइना उस चीज को भारत के अंदर एक प्रॉपर अग्रेसिव तरीके से एक्सप्लॉइट करवा देगा। तो आपको लग रहा है कि वाकई फिर जो लोग विरोध कर रहे थे ये ऐसे लोग हैं जो किसी के कहने पर या किसी... नहीं, मैं फिर वही कहूंगा, ये किसी के कहने पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात नहीं है। बात ये है कि इनके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हो क्यों रहा है इशू। आप जब तक इंफॉर्मेशन वॉर पे सुपीरियोरिटी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक लोग आपके साथ इसी प्रकार के डिसाइसिव एजेंडा को बढ़ाते रहेंगे। और ये चीज भारत अभी भी नहीं सीख पा रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी लाना जरूरी है, नैरेटिव कंट्रोल जरूरी है। आप राइट इंफॉर्मेशन दीजिए कि जिस राइट इंफॉर्मेशन के बाद इन जैसे लोगों के पास अपने डिसाइसिव एजेंडा को चलाने का कोई मौका ना मिले। और ये चीज भारत एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर एंटी सीएए प्रोटेस्ट जब हुए थे 2019 में तब किया है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस समय क्या है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज किसने मांगा? हाँ, ठीक है, ये सीएए आया है मुसलमानों की नागरिकता को छीनने के लिए, वो नागरिकता प्रदान कर रहा था, छीन किसी की नहीं रहा था। बिल्कुल। फिर जब भारत की सरकार ने बोला कि ये नागरिकता दूसरे देशों के मुसलमानों को और दूसरे देशों के अन्य लोगों को दे रहे हैं, तो इनका सारा एजेंडा यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन आप देख रहे थे उस समय की क्या प्रोपेगेंडा चला था। तो ये जो नैरेटिव कंट्रोल की चीज है ये सीखने की आवश्यकता है। आप लोगों को राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दीजिए। आप लोगों को ये बताइए कि भाई पैरिटी लाना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। निगलेक्ट हुआ है, उसको पैरिटी लाके बदलना है, वो चीज इस समय आवश्यक है, करना पड़ेगा। लेकिन पवनीत भाई क्या है, लेकिन ये सिर्फ इसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट वाला इशू है? जैसे कुछ लोग अभी इसको बनाकर देख रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं वो जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मुद्दों के ऊपर बेस्ड है, इशू बेस्ड उनकी मुद्दे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये लोग चीन के भड़काने पर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला दरअसल बीच का है? ये भी सच है कि हाँ जो लोग कर रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन के तहत कर रहे हैं, और ये भी सच है कि कुछ लोग वाकई है जैसे आपने कहा कि भारत में किसी तरह की इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, कुछ ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए? भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना आज की डेट में थैंक्स टू सोशल मीडिया और थैंक्स टू पुअर इंटेलेक्ट ऑफ आवर पीपल मुश्किल काम नहीं है। किसी को भी आप कम समझ के सोच वाले व्यक्ति को सोशल मीडिया पे रीलों के थ्रू रेडिकलाइज करके आप कुछ भी करवा सकते हैं। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक एक ट्रुथ सोसाइटी में एक इंफॉर्मेशन सेंट्रिक डोमिनेंस नहीं होगा तब तक ये नैरेटिव के बैटल्स चलते रहेंगे, और यही भारत को कमजोर करेंगे आगे जाकर, और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आज चाइना के खिलाफ अगर भारत कोई कार्रवाई करता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है डेवलपमेंटल लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, उसका इंस्टेंट लेवल पर ऑपोजिशन होगा। तो ये तो बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तब भी यहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट हो गया था कि नहीं हमें भारत को इतना एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं लद्दाख में तो भी विरोध होता है। इसका मतलब विद इन कंट्री हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे एनिमी के खिलाफ हम कुछ करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो उसको हल्का करने की चीज देखिए कि कुछ प्रसिद्ध सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं सुबह से रात, लाखों सब्सक्राइबर वाले, उनको इस बात का दर्द हो रहा था उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमने जाकर पाकिस्तान के सिविलियन मार दिए। पाकिस्तान जब भारत के अंदर आके टूरिस्ट को मारता है तब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मोदी कहाँ था, मोदी क्या खड़ा होकर वहां पर चौकीदारी करेगा? लेकिन यही लोग जो हैं उस समय इस चीज का प्रचार कर रहे थे कि भारत ने जाकर पाकिस्तान के सिविलियन मार दिए, भारत ऐसा देश कभी नहीं था। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? आप क्या एजेंडा चलाना चाह रहे हैं? तो आप इस चीज को समझिए। ऐसे सांप आपको हर कोने में भारत के मिलेंगे, और आज यही वो सांप लोग हैं जिनको सवाई प्रोपोगेंडा करने के और कुछ नहीं है इनका एजेंडा। सुबह से रात आप इनके पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम को देखेंगे, 2 लाइन पे पूरा प्रोग्राम चलेगा, लेकिन वो घुमा फिरा के बात एक ही होगी।
और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात, कि ये सारे लोग वो हैं कि अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं इस बात को कह के कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। यदि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपका काम बोलना चाहिए, आपको अपनी पत्रकारिता को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जैसे नकली दुकान पे लिखा होता है कि यहाँ असली सामान मिलता है। तो ये वो लोग हैं, इसी से आप समझ जाइए कि ये कितने निष्पक्ष हैं, कि जिसको सुबह से रात 10 बार दिन में वीडियो के बीच ये बोलना पड़ रहा है कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, उससे समझ आ रहा है कि आप किसके निष्पक्ष हैं। तो देश इस समय एक डिसाइसिव एजेंडा के ऊपर चल रहा है, तो ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो चल रही है। इसमें प्रोपेगेंडा पर आऊंगा, लेकिन एक बार मैं फिर से अगर लद्दाख वाले मामले पर आऊं, उनकी 2-3 मांगे और भी थे, अगर मैं गलत नहीं तो 6 शेड्यूल की भी बात थी और स्टेटहुड की भी बात थी। उसमें भी लोगों ने कहा यार बहुत क्या 4 लाख तो वहाँ की आबादी है और आपने इतनी तो डिस्ट्रिक्ट की भी इससे ज्यादा की आबादी होती है, क्या वो मांग जस्टिफाइड है? उन मांगों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन मांगों पर डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, अनुमति होगी, उसके बेसिस पे जो सहमति बनेगी फिर हम डिसीजन लेंगे। अब ये तो है नहीं कि कल को खड़े होकर किसी ने कहा जी मुझे स्टेटहुड चाहिए, हम स्टेटहुड बांट देंगे। पंजाब में कोई खड़े होकर कहे जी हमें खालिस्तान चाहिए, हम उसको खालिस्तान दे देंगे। देश ऐसे नहीं चलता है ना। 4 आदमी खड़े होकर कोई प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके बेसिस पे देश नहीं चलेगा। हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। आप बैठिए, बातचीत हो रही थी ना, और बातचीत चल भी रही थी, इनकी लद्दाखियों की केंद्र से बातचीत चल रही थी, तो बातचीत करते हैं आप। बातचीत कितना टाइम चलेगी ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये कोई मसले ऐसे नहीं है कि जिसमें आपको कोई डेवलपमेंटल एड देनी है। ये फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है, तो यहां पर पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो ये चीज नहीं थी, तो इसका खमियाजा भुगता इन्होंने। बिल्कुल। इस पे अगर पवनीत भाई मैं और बड़ी एक उस पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लूँ या एक हकीकत भी कह लूँ कि हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, फिर हमने देखा नेपाल में क्या हुआ, और हमने देखा कि पाकिस्तान में भी किन हालात में इमरान खान को भी हटाया गया, और हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया में भी भले ही वो सीए के प्रोटेस्ट थे या फॉर्म लॉ बिल के टाइम कोशिश थी, लगातार होता है कि कोई आंदोलन होता है, उस आंदोलन को इतना बड़ा करने की कोशिश की जाती है कि वो आंदोलन सरकार के खिलाफ हो जाए, इतनी अराजकता फैल जाए कि वो अराजकता संभले नहीं। आपको लगता है कि सच में कोई डीप स्टेट नाम की चीज़ है जो इस तरह के आंदोलन खड़े करती है, या आंदोलन खड़े हो रहे होते हैं फिर उनको खाद डालती है कि बड़े हो जाएं और इसमें अराजकता हो? ये सच में चीज़ें हो रही? नहीं, देखिए, भारत जैसे कंट्री में ये कहना कि एक डीप स्टेट जैसी चीज़ होगी मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये भारत में नहीं, मैं यहाँ अमेरिकन डीप स्टेट तो डेफिनेटली है। हाँ। लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट अपना एजेंडा बहुत अग्रेसिव तरीके से चलाता है, और अमेरिका का डीप स्टेट भारत में अपना एजेंडा इंटेलेक्चुअल लेवल पे चलाता है। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रेस थ्योरी का, और वो क्रिटिकल रेस थ्योरी के नजरिए से भारत में जितने प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, वो उस क्रिटिकल रेस थ्योरी के फ्रेमवर्क में बैठते हैं सबसे पहले तो जब तक हम इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हर चीज उस फ्रेमवर्क में बैठ रही है, क्योंकि आप जो भी प्रोटेस्ट को एनालाइज करें वो उस फ्रेमवर्क में एकदम टिक बैठता है। और क्या है वो क्रिटिकल रेस थ्योरी? मतलब एक बहुत साधारण सी चीज है कि जब रशिया का रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने वर्कर्स का प्रयोग करके जो पूरे रशिया में रेवोल्यूशन किया था, उसके बाद क्या हुआ कि 1920 के दशक में कुछ बहुत सारे मार्क्सिस्ट थिंकिंग वाले जो स्कॉलर्स थे वो जर्मनी में बैठे हुए थे। जर्मनी में बैठकर अब ये सोच रहे थे कि भाई लेनिन ने रशिया में रेवोल्यूशन तो कर दिया, क्रांति तो ले आए वो वहां पर उस देश में जहां पर किसी प्रकार का, मान लीजिए, वर्कर्स नहीं है या कैपिटलिस्ट नहीं है, तो वहां पर रेवोल्यूशन कैसे होगा? अब हुआ क्या कि ये जर्मनी में जब ये लोग बैठे तो इन्होंने जर्मनी में फ्रैंकफर्ट सिटी में बैठकर एक फ्रैंकफर्ट स्कूल बनाया, और फ्रैंकफर्ट स्कूल के तहत ये जब चर्चा कर रहे थे कि हमें उस बाकी देशों में रेवोल्यूशन कैसे करना है जहां पर वर्कर क्लास नहीं है, कैपिटलिस्ट पूंजीवाद क्लास नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली 1930s में हिटलर आ गया। हिटलर के आने के बाद ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने स्कॉलर थे ये उठ के तुरंत जो है अमेरिका चले गए। अब अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश में बैठ के आप मार्क्सवादी सोच के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते, तो इन्होंने वहां पर एक फ्रेमवर्क सोचा कि ठीक है, हम मार्क्सवादी सोच नहीं अपनाएंगे, हम एक नया नाम अपनाते हैं पर काम वही करेंगे। तो वहां जाके इन्होंने एक क्रिटिकल थ्योरी का स्कूल बनाया, तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल बना क्रिटिकल थ्योरी। अब जो ये क्रिटिकल थ्योरी थी, इसने अब ये सोचा कि विश्व लेवल पर हम जो है क्रांतियां कैसे लाएंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये सोचा कि हम क्रांतियां लाने के लिए विश्व की जितनी रेसेस हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, उनको टारगेट करते हैं, और क्रिटिकल रेस थ्योरी बनी वहां से। और जब ये 1930s-40s में इवेंचुअली क्रिटिकल रेस थ्योरी बनी, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन अमेरिका में हुआ। अब क्रिटिकल रेस थ्योरी का फ्रेमवर्क क्या है? उसका फ्रेमवर्क सिंपल है, एक ऑपरेस्ड होगा, यानी कि एक ऐसा वर्ग होगा जो दबाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, शोषित होगा। एक होगा ऑपरेसर क्लास, जो
दबा रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका प्रयोग किया जाएगा लोगों को शोषित करने के लिए। तो इस फ्रेमवर्क में अब इन्होंने चीजों को देखना शुरू करा और ये सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में अपनाया। अमेरिका में बोला कि देखो जो ब्लैक पॉपुलेशन है उसको व्हाइट ऑपरेस करता है और अमेरिका के स्टेट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है, तो पूरे विश्व में वो ब्लैक वर्सेस व्हाइट नैरेटिव फैल गया। इसके बाद इन्होंने ये चीज को भारत में अपनाया। भारत में क्या बोला कि भाई ब्राह्मण जो है वो ऑपरेस करता है, शूद्रा को वो ऑपरेस कर रहा है यहाँ पर, तो ब्राह्मण एक ऑपरेसर है, शूद्रा ऑपरेस्ड है। और अब इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? अब स्टेट तो कर नहीं रहा ये काम, क्योंकि स्टेट में तो ना ब्राह्मण है ना शूद्रा है जो ये काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम एक टेक्स्ट पकड़ते हैं जिस टेक्स्ट को हम एट्रीब्यूट करेंगे कि इस टेक्स्ट के बेसिस पे हो रहा है, और वो टेक्स्ट इन्होंने एट्रीब्यूट करा मनुस्मृति, जो कोई नहीं पढ़ रहा है। आप मुझे सिंपल बात बताइए कि आज पूरे देश में एक नैरेटिव चलता है कि भाजपा जो है मनुस्मृति लागू करेगी। कितने हिंदुओं के घर में पहली बात तो मनुस्मृति होता है, किसी हिंदू के घर में नहीं होता। लेकिन ये क्रिटिकल रेस थ्योरी का एजेंडा है जिसको भारत में चलाना है कि नहीं, मनुस्मृति आपकी टेक्स्ट है। हिंदुइज्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है सनातन धर्म की कि कोई टेक्स्ट ही नहीं है जो एक टेक्स्ट है। यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट है, मल्टीपल भगवान है, जिसको फॉलो करना है, जो व्याख्या फॉलो करनी है वो आपके ऊपर है। क्योंकि जो ऑप्रेस्ड है उससे तो पता ही नहीं ना उस चीज के बारे में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा क्रिटिकल रेस थ्योरी फ्रेमवर्क है। अब इस ऑपरेस्ड वर्सेस ऑपरेसर में आप ब्राह्मण वर्सेस दलित डाल दीजिए और दलित राजनीति कर लीजिए। इसके बाद आप इसमें मुसलमान वर्सेस हिंदू डाल दीजिए, आप सिख वर्सेस हिंदू डाल के खालिस्तान को ऑपरेस्ड बता दीजिए और हिंदुत्व को ऑपरेसर बता दीजिए। तो आप फ्रेमवर्क पकड़िए, बस उस फ्रेमवर्क में फिट कीजिए और नैरेटिव चला दीजिए। ये हो रहा है देश में। तो लेकिन स्टेट का काम ये भी तो होता है ना पवनीत भाई कि वो प्रोएक्टिव रहे। मैंने वही बोला ना कि स्टेट का काम सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी, जिसमें हम पीछे रह रहे हैं। हम कर नहीं पा रहे। बाद में बताते हैं कि जी लद्दाख में हुआ, हमें पता चला उसमें इतने लोग बाहर से आए थे। जी बाद में आप इंफॉर्मेशन क्यों दे रही हैं? तो जब वो सब कुछ हो रहा था आपको तब पता लगना चाहिए। इसी से मेरा सवाल दूसरा ये निकलता है कि भारत की बड़ी एस्पिरेशन, हमने कहा कि हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट ये है कि हमारे ही पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है, हमें पता नहीं लगता, जबकि वहां पर हमारी पसंद की सरकार थी, क्योंकि हमारी दोस्ताना सरकार थी। उसी तरह नेपाल में हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज नेपाल में भी बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है इंडिया के खिलाफ। और उसी तरह फिर जो हमने कहा कि जो पहलगाम में भी जो हुआ हमने सबने देखा, अब लद्दाख में भी हुआ सबने देखा, मणिपुर में भी जो हो रहा है वो भी सबने देखा। तो ऐसे में हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रही है, या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही है? देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि इंटेलिजेंस का काम होता है इनपुट देना, एक्शन लेना उनका काम नहीं होता है। एक्शन लेने का काम होता है लोकल पुलिस का, आर्म्ड फोर्सेस का। तो ये फर्क समझने की कोशिश। लेकिन ये मेक श्योर कौन करेगा कि वो एक्शन लिया जाए? वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ही पुलिस को और आर्म्ड फोर्सेस को अगर वो काम करने की अनुमति नहीं देंगे, तो फिर आप इंटेलिजेंस भी गैदर कर लीजिए और आप एक्शनल लेवल पर भी फ्रेमवर्क बना लीजिए, होगा कुछ नहीं। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है। इसी रीजन से आप देखिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है, हम सबसे पहले एक स्केपगोट बनाने के लिए ये पॉइंट निकालते हैं कि नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट था। फिर आपने किया क्या? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू स्टॉप समवेयर। अब क्वेश्चन इज वेयर विल इट स्टॉप? वो चीज हम लोग फिक्स नहीं कर पाते कभी। तो जब तक ये चीज फिक्स नहीं होगी दिक्कत रहेगी। पर ये कहना कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है और इंटेलिजेंस ने कुछ नहीं दिया, वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। नहीं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अगर आप मल्टीपल चीजें देखिए, जैसे पहलगाम में जो हुआ, आप कुछ भी कहिए पाकिस्तान का रोल था या नहीं था, लेकिन अगर बाहर से लोग आकर आपको ये मारे, इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर तो आपका है ना। बिल्कुल। दूसरा, उसी टाइम फिर हमें पता चला जी इतने सारे यूट्यूबर हैं जो आपके लिए जासूसी कर रहे हैं, आपको बाद में पता चला ये भी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है। मैं आपको आज भी तब पता चला इतनी सारी पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ पर सालों साल रह रही हैं। आप खुद आंकड़े बताते हैं कि जितने करोड़ बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त दिखावे के लिए कुछ को वहां भेज दिया, लेकिन बाकी अभी के अभी यहाँ रह रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? और जो दूसरी बात, यहाँ पर एक सवाल और जोड़ दूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉर है वो सबसे बड़ी चैलेंज है, या सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है, लेकिन रशिया के पास अपना सोशल मीडिया, चीन के पास अपना सोशल मीडिया, यूरोप भी आज सोच रहा है कि अपना सोशल मीडिया बनाए, लेकिन भारत भी अभी भी दूसरों के सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। तो अगर सबसे बड़ी वॉर लड़ी सोशल मीडिया पे जा रही है और आपके पास अपना प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आप तो खेल में है ही नहीं कहीं। हम लोग जब तक, हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि हम एज अ नेशन नहीं सोचते। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर फुलफिल हो रहा है। आज अगर मेरा इंटरेस्ट किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम पे पूरा हो रहा है तो देश जाए खड्डे में, मुझे देश से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या
पिछले 75 साल से जो रही है वो ये रही है, जो मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है जिससे मुझे नॉलेज है, वो ये है कि हम एक नेशनलिज्म की फीलिंग को कभी इवॉल्व नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जात पात में बटे रहे, रिलीजन में बटे रहे, और जात पात रिलीजन में नहीं तो उसके बाद हम सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बटे रहे। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, जब मूवी हॉल्स में 2015-16 में एक डायरेक्टिव आया था सरकार की तरफ से कि कोई भी मूवी प्ले होने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाएगा और सबको 2 मिनट खड़े होना है, आप उसको लेके देखिए कि देश में कितना बवाल हुआ था कि हर मूवी हॉल में लड़ाइयां होती थी कि कुछ निकम्मे लोग बैठे रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वो बंदा कह रहा है कि नहीं, मेरा एक खुद का इंटरेस्ट है, मेरी फ्रीडम है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं खड़ा हूंगा या नहीं हूंगा। बिल्कुल आपकी फ्रीडम है, पर आपकी फ्रीडम और देश के राष्ट्रगान के बीच में एक लिमिट होती है। सही बात। आप 2 मिनट के लिए उस राष्ट्रगान के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं हुए, उसमें हमने फ्रीडम का बहाना दिया। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म था ये देश में कभी नहीं आया, और आज भी ये देश में नेशनलिज्म का स्पिरिट कभी नहीं आया। इसका सबसे सरल उदाहरण देखिए कि हम घर में अपने बैठते हैं और घर में अगर टॉफी खाते हैं तो उसका रैपर उठा के डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन सड़क पे चलते हुए टॉफी खाएंगे उसका रैपर सड़क पे फेंकेंगे, क्योंकि हमें वो फीलिंग नहीं है कि ये सड़क हमारी है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी कि ये सड़क हमारी है, इसको स्वच्छता मेंटेन करने में हमारा भी उतना ही रोल है जितना सरकार का रोल है। आप अगर आज अपना कार्य नहीं करेंगे तो उम्मीद मत करिए कि सरकार आपके लिए कुछ करेगी। सही बात है। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पहली बात, तब तक हम ये एक सेल्फ सेंटर्ड जो थॉट प्रोसेस है उससे निकल कर बाहर आकर एक नेशनल लेवल पर काम नहीं कर सकते। और इस केस में सोशल मीडिया एक ऐसा डिवाइसिव टूल रहेगा जो आपको केवल डिवाइड ही करता रहेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि नेताओं का और बाकी जितने भी ये पार्टीज हैं और ये सब लोग हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इनका तो इंटरेस्ट है। हाँ। हम अपना क्यों मनाएं जब दूसरे पे हमारा काम चल रहा है। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल एक ये निकलता, आपने कहा कि लोगों में वो राष्ट्र की भावना नहीं है, लेकिन अभी फिर बहुत चर्चा पिछले दिनों चली, भारत और पाकिस्तान एशिया कप में खेले, ठीक है, आप 3 महीने पहले पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतने निर्दोष लोगों की आपकी जानें गई, और उसके बाद आप मजबूरियां गिना के भारतीय टीम को इजाजत बिल्कुल गलत चीज है। देखिए, आप अगर आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। तो इसकी इजाजत सरकार ने दी। इसकी अगर इजाजत सरकार ने दी तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है कि ये आपने इजाजत क्यों दी। हाँ। और आप अगर ये कह दें नहीं वो तो एक क्रिकेट मैच है, तो कल को फिर क्रिकेट मैच को मत गिनिएगा जब आपके सोल्जर्स शहीद होंगे वहां पर। ठीक है ना। तो दिक्कत सारी यही है यहाँ पर कि अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हम चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। आप क्रिकेट मैच को आज अलाउ कर रहे हैं ये कह के कि नहीं क्रिकेट मैच हो जाने दीजिए, उसमें क्या है। आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि वही क्रिकेट मैच में जितना पैसा जनरेट होगा उसी पैसे का टैक्स पाकिस्तान की सरकार लेगी, और वही टैक्स का पैसा का प्रयोग करके वो आपके ऊपर जिहाद करेंगे। बिल्कुल। तो आपने जितना वो क्रिकेट मैच को बढ़ावा दिया, आपने उसके जिहाद को बढ़ावा दिया, तो ये इंडस्ट्री कब रुकेगी। और 2 आर्ग्यूमेंट इसमें ये भी है ना पवनीत जी की, एक तो कोई भी खेल है, स्पोर्ट्स है, वो जिंदगी का सेलिब्रेशन है ना, हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा उसका पक्ष ये है कि पैसा भी है। जो देश आपके लोगों की जिंदगी छीन रहा है, क्या आप उसके साथ जिंदगी का सेलिब्रेशन खेलेंगे? सबसे बड़ी सिंपल चीज सर ये है, मेरा तो मानना हमेशा ये रहता है कि अब सुन के ये पॉइंट कई लोगों को बड़ी जलन भी होगी कि अनफॉर्चुनेटली जब हमारे शहीद होते हैं जवान, तो उसकी जवान की जीवन का ना वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो जवान जो है ना वो एक आम आदमी है आपके मेरे जैसा, वो इन नेताओं का बच्चा नहीं है कोई। हाँ। जिस दिन इन नेताओं के बच्चों को मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन आप कराएंगे और बोलेंगे ना कि आपको 2 साल आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है, फिर आप देखिएगा कौन से क्रिकेट मैच होते हैं। क्योंकि इनके नेताओं के बच्चे तो पहले जाके अमेरिका में सेटल होंगे। हाँ। और फिर जाके वर्ल्ड बैंक में इनको इंटर्नशिप करनी है सबको। हाँ। ठीक है ना, जितने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं वो जाकर पहले वो करते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम आदमी चाहे जिए मरे, इनका इंटरेस्ट तो सर्व हो रहा है ना, ये दिक्कत है। हाँ। तो इसलिए फिर इस दोगलेपन पर लोग सवाल भी खड़े करते हैं ना कि दलजीत दोसांझ की जो फिल्म आई थी, जो पहलगाम से पहले बनी, और मैंने भी अपोज किया था उसको, और उसके प्रोड्यूसर भी पाकिस्तानी थे, उन बेचारों को, वो तो एक्टर थे, उस बेचारे को लपेट दिया। मैं तो खुले तौर पर कहूंगा कि तुम तो देशद्रोही हो, लेकिन ये मैच तो पहलगाम के बाद हो रहा था ना। मैं दोनों चीजों में ये बात बोलता हूँ। हाँ। दिलजीत दोसांझ को क्रिटिसाइज मैंने भी किया। हाँ। और इस देश में जब ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ हुआ, इस चीज का भी खंडन करना पड़ेगा। हाँ। सरकार की ये निकम्मापन है, अगर हमने इसको हाईलाइट नहीं किया तो ये गलत चीज है। हाँ। इसमें दूसरी जो पैसे वाली आर्ग्यूमेंट था ना कि जो ब्रॉडकास्टर उसका नुकसान हो जाएगा, नुकसान। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से इसी डिस्प्यूट के चलते हमारी एयरलाइन कंपनियां भी तो हर दिन 50 से 100 करोड़ का नुकसान उठा रही है ना। अगर पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर के साथ नुकसान हो रहा है, क्या वो नुकसान आज एक हमारे सैनिक की जीवन से बड़ा है? हाँ। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं सर, एक सिंपल चीज कर दीजिए
कि देश में जितने आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट्स हैं और देश में जितने नेता हैं, इनके लिए मैंडेटरी कंडीशन कर दीजिए कि आपके सारे बच्चों को मैंडेटरीली 1 साल इजराइल की तरह आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है। आप देश का तख्ता पलट होते हुए देखेंगे। फिर देखता हूं कौन से क्रिकेट मैच कराते हैं ये लोग। सर ये तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अभी मैं फिर कहूंगा, फिर अगेन लोग उसे पता नहीं कैसे लेंगे कि जो हमने ये जरूरत महसूस की सरकार ने, कुछ लोगों ने, कि हमारी भी खुद की ऐप होनी चाहिए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसको ये कहकर प्रमोट किया जाए स्वदेशी अपनाओ। मैं कह रहा हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वदेशी अपनाओ क्या लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है? कितने पॉलिटिशियन है, नेता हैं, मंत्री हैं जिनके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, पहले आप उनसे नहीं बोल सकते कि बेटा तुम अपना देश अपनाओ, तुम बाहर रहकर क्यों काम कर रहे हो, यहाँ काम कर लो, यहाँ रह लो। अगर आप अपने इस देश को इस लायक नहीं बना रहे हैं कि उसकी हवा साफ नहीं है, उसका ट्रैफिक मैनेज नहीं है, ठीक है, वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें हैं, और एक आदमी एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए बाहर जा रहा है, तो सारी जिम्मेदारी आम आदमी पर है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैंने फिर आपको वही बोला कि ये जो एक राष्ट्र भावना है वो हम कभी बना नहीं पाए, और राष्ट्रीय भावना के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेताओं ने इस चीज का मजाक बना रखा है देश को। उनको ये पता है कि भाई आम आदमी जिए मरे, हमें क्या, हमारा बच्चा तो जाके जो है अमेरिका में या यूरोप में सेटल होने जा रहा है, ठीक है ना, वो पढ़ेगा भी वहां पर, वो रहेगा भी वहां पर, विवाह भी उसका बाहर इटली में कराएंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। तो ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन पवनीत भाई कितनी खतरनाक बात है कि जिन लोगों को देश की तकदीर बनानी है, अगर वो किराएदार के माइंडसेट से देश में रह रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो ऐसे सिविल एरिया में रहते हैं शहर के जहां पर कोई अवैध कब्जे नहीं होते, कोई रेडिया नहीं होती, ट्रैफिक मैनेज होता है, हमें कहीं से जाना होता है तो वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, हमें ट्रैफिक का सामना नहीं करना। अगर ये माइंडसेट और ये व्यवस्था है, और ना वो सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, ना सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको जरूरत कहाँ महसूस होगी कि देश बदले? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और जब तक यहाँ पर हम लोग भी इस चीज को लेकर कूल बैठे रहेंगे कि ठीक है हमें क्या लेना देना, आज हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा पैसा मैं भी कमा लूं, थोड़ा सा पैसा कमा के मैं भी कुछ हो पाए तो बाहर निकल जाऊं। तो आज आप ये चीज को समझिए कि पूरा देश इस दिशा में लगा हुआ है, और ये दिशा इसलिए ऐसी है, हमारी ये हालात हो रखे हैं क्योंकि देश के पास कोई एक वैसा विजन ही नहीं है कि हम अपने टैलेंट को कैसे यूज करें, और हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं है जो आज हमारे राजनेता हो या फॉर दैट मैटर ब्यूरोक्रेसी के लोगों की ये टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाएं कि देखिए हम भी ये कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देश ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। चाइना ने, जब पवनी जी आप इस बारे में डिटेल में बताइएगा, जब ये सोचा था कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है या नए आइडियाज को प्रमोट करना है, तो उसने भी विदेशों में जो चाइनीज बसे हुए थे, जो वहां थे, उनको वो देश में भी लेकर आए, और उनको बड़े और बाकी जो एक्सपर्ट थे उनको भी लेकर आए, उनको पैसा दिया कि हमारे यहाँ पर इस सिस्टम को सुधारे। भारतीय तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में है, बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, सीईओज हैं उन कंपनियों के। हमारे यहाँ पर कोई इनिशिएटिव इस तरह का क्यों नहीं दिखता कि हम उनके लिए ऐसा कोई कह सकते हैं कि उनके सामने कोई ऐसी प्रेरणा रखें, या उनके सामने उनको ऐसा कोई पैसा दें, ऐसी सुविधाएं दें, और उनको कहीं कि आप भी देश आए और यहाँ पर सिस्टम बदले? नहीं, उसका सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी पहले दिन से वैसी बनी है। चाइना की एजुकेशन पॉलिसी सिंपल है, अगर आप आज उसको पढ़ें कि चाइना में कोई भी विद्यार्थी, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ 10th 11th 12th होता है, मैं उसी की एक एनालॉजी लेता हूँ कि आप अगर 12वीं पास चाइना में मान लीजिए कर लेते हैं, उनके यहाँ जो भी सिस्टम होगा वैसा 12वीं पास के इक्विवेलेंट, आप चाइना में अपना मेरिट शो कीजिए, और उस मेरिट के बेसिस पे आपको कमर्शियल पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या रिसर्चर बनना है, या सोशल साइंस पढ़नी है, चाइना गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन देगी। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन क्या है पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हो रहा है विज़ाविज़ जो प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहा है, उसके करिकुलम में कितना फर्क है सब जानते हैं। आज हर एक बच्चे को, हर एक माँ बाप को इस चीज़ को लेकर क्यों इतनी वो रहती है कि नहीं हम अपने बच्चे को जो है एक प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, क्योंकि आपने एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया। तो आपने एजुकेशन बना दी कमर्शियल। आज एजुकेशन आप पैसे से खरीद सकते हैं, इस चीज़ को समझिए आप। तो फिर डेमोक्रेसी है कहाँ? ये तो डेमोक्रेसी, अगर हर आदमी का एजुकेशन पे अधिकार नहीं, अच्छी एजुकेशन पे अधिकार नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉलिसी फ्लॉ था। कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना चाहिए था कि आपको ये इंश्योर करते कि एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करती, हाईएस्ट क्वालिटी की, स्कूल से लेकर जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, और प्राइवेट एजुकेशन को आप बढ़ावा ना देते। चाइना ने नहीं दिया ना। आप उसका आज देख लीजिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या है कि चाइना आज की डेट में एक सुपर पावर एम्बिशन की तरफ बढ़ चुका है, और जिस प्रकार का चाइना का टैलेंट है आप उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी का फ्लॉ हमने कर दिया, ये तो अब अंडू ही नहीं हो सकता। अब तो हर एक दूसरे नेता का खुद का ही कॉलेज होता है।
तो वो प्राइवेटाइजेशन का कल्चर, कैपिटेशन फीस का कल्चर, वो तो पूरा इम्बेड हो गया आपके सिस्टम में। तो अब वो अंडू नहीं हो सकता। और अगर जब भी सरकार ये सोच लेती है कि अच्छी एजुकेशन पर या अच्छे स्वास्थ्य पर उस आदमी का हक है जो प्राइवेट में जा सकता है, सरकारी स्कूल हमने इस लायक बनाया नहीं, सरकारी अस्पताल इस लायक है नहीं, तो आप तो खुद ही समाज में एक दो तरह के वर्ग पैदा कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी चीजें और जो नहीं कर सकते। तो आप समाज में बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं, और ये खाई पैदा हो चुकी है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसको अंडू करने का अब कोई तरीका नहीं है आपके पास, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट इतने ज्यादा जुड़, कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़ गए हैं। और अब कमर्शियल इंटरेस्ट आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट। एक हॉस्पिटल है मान लीजिए, उस हॉस्पिटल, वो सरकारी हॉस्पिटल है मान लीजिए, उस सरकारी हॉस्पिटल में क्लीनिंग का ठेका जो है वो स्टेट का एक आईएएस अधिकारी की बनाई हुई कंपनी के पास होगा। और कल को वो क्लीनिंग स्टाफ वहां पर जाके क्लीनिंग ना करे, और क्लीनिंग ना करने के कारण से मान लीजिए गंदगी के कारण उस सरकारी अस्पताल में कुछ बच्चे मर जाएं, तो आप किसको अकाउंटेबल होल्ड करेंगे? मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ सेक्रेटरी को, या एक उस आईएएस ऑफिसर को जिसने एक कंपनी बनाकर वो ठेका अपने रिश्तेदार को दिया हुआ था? तो करप्शन जिस लेवल पर इंट्रेंच कर चुकी है और जिस तरीके से ये सिस्टम हाईजैक हो चुका है, ये ऑल्टरनेट स्कीम अब नहीं डेवलप हो सकती है। जैसे कफ सिरप पीकर अगर खराब 20 बच्चे मरे, तो कोई कंपनी खराब कफ सिरप बना रही थी, आपको तब पता लगा ना जब वहां पर 20 बच्चे मर गए। ऐसा तो है नहीं उसने कल बनाना शुरू किया। बिल्कुल, आपको पता सब कुछ था। हेल्थ इंस्पेक्टर पहले भी थे, वो क्या निरीक्षण कर रहे थे, आपने कभी वो चीज के ऊपर जांच नहीं करी। तो ये सारी चीजें हैं। और आईसीयू वार्ड में जब राजस्थान में एसएमएस में जो 8 या 10 लोग बेचारे जिंदा जल के मर गए, जब मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार को, ये कल की बात थी, आप आज की बात कीजिए कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। उनका मानना था कि उस पर तो मिट्टी डाली, अब जो हो गया सो जो हो गया तो बस। तो आपको लग रहा है ये कितना खतरनाक माइंडसेट है? क्योंकि हमारी बात शुरू हुई थी फॉरेन पॉलिसी से कि भारत दुनिया में कैसी अपनी जगह बनाए, लेकिन अगर राजनीति ऐसी है, राजनीति की प्राथमिकताएं ऐसी हैं, राजनीति की सोच ऐसी है, तो सारी चीजें तो इंटरलिंक्ड ही है ना। अगर देश की भावना अगर बुनियादी स्तर पर नहीं है तो फॉरेन पॉलिसी तो बहुत आगे की बात है। आप इस चीज से अंदाजा लगा दीजिए कि एक सिविल सर्वेंट, आईएएस अधिकारी सिलेक्शन के बाद अगर अपने पिताजी को डिप्यूट करता है कि पापा कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉल्स ले लीजिए और कॉल्स लेकर उनको मेरा रेट कोट कर दीजिए 15 से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कि मैं जाके वहां पर प्रचार करूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं आपकी कोचिंग का प्रमोशन करूंगा। ये अधिकारी सिंगल डिजिट रैंक वाला कल को जब एक सर्विस में आएगा तो ये क्या सर्विस करेगा और किसकी सर्विस करेगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। सिविल सर्विस कोचिंग इंडस्ट्री का डार्क रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो पवनीत भाई, आखिर में चर्चा में मारे हैं अब आपसे, लोग ये कहेंगे कि देखिए आपने समस्याओं की बात की, लेकिन सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, आपको अगर मैं चैलेंजेस पूछूं या सॉल्यूशन पूछूं, चीन की हम बार बार बात करते हैं, आपने चीन का इतना अध्ययन किया, अगर हमें 2-3 चीजें, बड़ी चीजें चीन से सीखनी हो, खासतौर पर एजुकेशन के मामले में, हमारी अर्थव्यवस्था के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, क्या सीख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हमें चीन से कोई जरूरत नहीं है, ना किसी देश से जरूरत है कुछ सीखने की। हमें अपने अंदर झांक के खुद सीखना है कि हम करना क्या चाहते हैं। आप एक साधारण सी चीज सोचिए कि आज अगर आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे व्यक्ति, उससे ये पूछें कि तू अपने आप को 5 साल डाउन द लाइन कहाँ देखता है, उसके पास 5 महीने के बाद का आंसर नहीं है। सबसे पहली चीज आज ये जानने की आवश्यकता है कि हर एक आदमी को अपने लाइफ में एक विजन बनाना है। हम एक डायरेक्शनलेस लोग हैं, हम एक भेड़ चाल के हिस्से बने हुए हैं। हम कर रहे हैं काम क्योंकि हमें करना है, काम हमें करना आता है या नहीं आता है, हमें करना पड़ रहा है क्योंकि किसी दूसरे की खुशी उस पर निर्भर है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जब तक हम अपने लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं प्राप्त करेंगे, आपको दूसरा ही डायरेक्ट करता रहेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। दूसरा, आज जैसे सोशल मीडिया की बार बार बात होती है, सोशल मीडिया को हम कहते हैं कि वो गलत है, क्रिटिकल है, मिस इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन यही सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन भी देता है। चॉइस आपने डिसाइड किया है कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन में करूंगा काम। आज यही सोशल मीडिया है जिसपे जाकर आप करोड़ों चीजें सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं यदि आपके पास कुछ है। बिल्कुल, जैसा आप कर भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि आप करना क्या चाहते हैं। हमारे साथ दिक्कत सिर्फ ये है एज इंडियन सोसाइटी, जो मुझे लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके नहीं काम करना चाहते। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपनी लिमिटेड जिंदगी जीना चाहते हैं। बस मंडे टू फ्राइडे घिसाई करो एज एन एम्प्लॉय, सैटरडे को जाकर 63 रुपए की किंगफिशर मूंगफली के साथ पी लो, संडे को बच्चों को मूवी दिखाने ले जाओ, और महीने में 6 महीने में एक बार जो है एक डोमेस्टिक, और साल में एक बार जो है थाईलैंड की वेकेशन कर लो। ये हमारे जीवन का एस्पिरेशन है। तो अगर इस एस्पिरेशन से ये सोसाइटी चलेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
क्या इसकी एक वजह ये भी है, चूंकि कह सकते हैं कि अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत सारे लोग या बहुत सारी पीढ़ियां, फर्स्ट जनरेशन ऐसी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा देखा है, जिनके लिए अभी तक होटल में जाके खाना या मॉल में आके शॉपिंग करना बड़ी बात थी। अभी चूंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी में चीज़ें बदलेंगी, जो जिसका पेट थोड़ा भरा होगा, जिसने थोड़ी जिंदगी देखी होगी, वो ये सोचेगी कि उसकी लाइफ का बड़ा पर्पस क्या है, बिगर जो मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप जब कंज्यूम भी कर रहे हो तो आप कंज्यूम इस तरीके से कर सकते हो एक कॉन्शियस डिसीजन लेके। एक साधारण सी चीज़ है कि आज लोग ईएमआई की जिंदगी जीते हैं, हम सुबह से रात सिर्फ ईएमआई की जिंदगी जीते हैं। ये माइंडसेट खराब है। आपके जेब में 100 रुपया है तो मेरे हिसाब से आप 60 रुपया खर्चिए और 40 रुपया बचा के रखिए। हमारे जेब में 100 रुपया लेकिन हम लोन लेंगे 400 रुपये का, हम लाइफस्टाइल बनाएंगे 600 रुपये की। ठीक है, अब एक 23, 24, 25 साल का व्यक्ति अगर मान लीजिए गुड़गांव में 4 करोड़ का घर किराए पे वो खरीद लेता है और खरीद के उसके बाद कहता है कि अगले 15 साल मेरी ईएमआई चलेगी, वो आदमी कभी किसी विजन के साथ काम करके एक कंपनी का सीईओ नहीं बनने वाला है। वो सिर्फ जिंदगी की ईएमआई उतारेगा अपनी। तो हमें अगर कंजम्पशन भी करना है तो हम डिसाइड कर सकते हैं हम कंजम्पशन क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सोशल मीडिया ने जो बर्बादी ये करी है कि आपका कंजम्पशन इस लेवल का एस्पिरेशनल बना दिया है कि यदि आज आपके पास गाड़ी नहीं है, ये यदि आज आपके पास एक महंगा मोबाइल नहीं है तो आप सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं रखते। मैं पिछले 18 साल से कमा रहा हूँ, मेरे पास ना मोटरसाइकिल है ना मेरे पास कार है। मुझे इतना पता है कि मुझे दोनों की आवश्यकता नहीं, लेने को मैं कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं लूंगा। उसका रीजन ये है कि अगर मैं ले भी लेता हूँ तो पहली बात दिल्ली जैसी जगह में जहाँ मैं रहता हूँ उसको खड़ा कहाँ करूंगा, पार्क कहाँ करूंगा। तो कुछ ना कुछ कॉन्शियस डिसीजन हमें लेना है। लेकिन मेरे जितने दोस्त हैं उनके पास किसी के पास मर्सिडीज है और किसी के पास BMW है, और मैं अगर उनको मिलने जाता हूँ तो मैं उबर का ऑटो लेके जाता हूँ। तो समस्या ये है कि आप अपने डिसीजन लाई, और वो सारे लोगों ने जो ये बड़ी गाड़ियां ली हैं ईएमआई पे ली हैं। तो आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के? इसका एक फर्क जो मुझे पवनी जी समझ आता है ना, कि जैसे आप जैसा व्यक्ति जो इतना अध्ययन करता है, इतना पढ़ता है, जिसने दुनिया देखी है, उसमें एक आत्मविश्वास अपने आप को लेकर भी, क्योंकि आप सोच विचार वाले आदमी हैं। हो ये रहा है कि ज्यादातर लोग चूंकि पढ़ नहीं रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, सुबह उठे रील देखी है, वो अपने आप, वो अपने बारे में भी जो राय है वो दुनिया की नजर से बनाते हैं। और जब इतने आप अंदर से अनश्योर अपने आप को लेकर या अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तब तो फिर आपको यही लगेगा ना कि आईफोन ले लेता हूँ दुनिया इज्जत दे देगी, ये गाड़ी ले लेता हूँ दुनिया इज्जत दे देगी, क्योंकि आपको पता है आपके पास इज्जत के नाम पर कोई कंटेंट तो है नहीं। और इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है हमारी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आपको घर में उस लेवल की परवरिश नहीं मिली है तो आपको सोशल मीडिया लेवल पर जाके अपना वैलिडेशन सीख करना है। तो आपकी सारी वैलिडेशन आज सोशल मीडिया से हो रही है कि मुझे सोशल मीडिया पे लाइक और फॉलोअरशिप कितनी मिलती है। मेरा एक यूपीएससी के पढ़ाने वाला चैनल है, उस चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ, कंटेंट होता है जो एकेडमिक कंटेंट है, उसमें 500-700 व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यू नहीं आते। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि यार 500-700 व्यू के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है। अब या तो मैं उनसे अफेक्ट हो जाऊं और या मैं अपने कर्मा पे फोकस करूं कि मुझे जो कर्म करना है मैं कर्म करूंगा, फल का फोकस नहीं करना। बहुत बढ़िया बात। तो ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, चॉइस आपको लाइफ में खुद लेना है। आपको दूसरा सिर्फ नीचे गिराने के लिए यहाँ पर है, आपको दूसरा आपके किसी भी एफर्ट को काउंटर करने के लिए यहाँ पर है। आप कितना उससे प्रभावित होंगे ये चॉइस आपका है। आप करते रहिए अपना काम, तो आपको इस चीज से अफेक्ट नहीं होना है। लेकिन हम एज अ सोसाइटी इस लेवल पर कब आएंगे ये बहुत समय लगता है। हाँ। और ये फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें ना सरकार का रोल है ना कोई सोशल मीडिया का रोल है, ये आपका खुद का रोल है। तो जिस दिन आपको खुद ये समझ आएगा उस दिन आप अपने जीवन को उस तरीके से चला पाएंगे। और परमीत भाई, जाते जाते एक सबसे जरूरी सवाल जो मुझे लग रहा है कि आपको इतने बच्चे फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, जो सबसे जरूरी चीज जो आज हमने पहले भी प्रोग्राम से शुरू होने पर की थी कि आजकल लोगों में पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। और आपको जब भी मैं सुनता हूं, जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है, जो बहुत रेयर है, कि आप किसी भी विषय पे जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2-4-5 वीडियो देख के या कोई 2-4 आर्टिकल पढ़कर ये आदमी बोल रहा है, इसने इस विषय पर कम से कम 15 या 20 किताबें पढ़ी हैं, जो आज बहुत ही रेयर है। तो उस बारे में आप बच्चों को क्या कहेंगे, इस रीडिंग हैबिट के बारे में, और जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर हटके रियल कंटेंट जो किताबों में उसे कंज्यूम करना? नहीं, देखिए, हमें सोसाइटी के साथ इवॉल्व करना है। मेरा मानना ऐसा रहता है कि हमारी सोसाइटी उस पॉइंट पर अब आ चुकी है, एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ चुकी है कि सोसाइटी को प्रेरित करना कि आप किताबें पढ़िए वो नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि सोसाइटी के ऊपर एक बोझ बना के उनको बार बार ये चीज़ को एम्फसाइज करना कि आप किताब पढ़ो मुश्किल है। एज अ क्रिएटर ऑफ कंटेंट आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पता है कि सोसाइटी किताबें नहीं पढ़ रही है तो कम से कम आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि लोगों की नॉलेज को एम्पावर करने के लिए आप किताब पढ़ के उनको इन्फॉर्मेशन दे दो। हाँ। आज मेरा उद्देश्य केवल यही रहता है। आप एक चीज को देखिए, मतलब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि एकदम से कोई इवेंट हो गया आप वीडियो बनाइए, मैं नहीं बना पाता। मैं एल्गोरिदम को केटर करने का काम नहीं करता।
एल्गोरिज्म में कुछ चल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे इस चीज़ से परवाह है कि यदि मेरे को कोई सुन रहा है और अगर कोई भरोसा करके मेरे चैनल पे या कहीं पर भी आपके साथ जैसे विषय के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ और हमें कोई सुन रहा है, तो उसको कुछ वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए। और वो तभी मिलेगा कि जब हम अपनी रिसर्च करके आए, अपना काम करके आए। तो मुझे लगता है कि एज कंटेंट क्रिएटर्स जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी होनी चाहिए वो ये है कि एक डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए जहाँ पर सोसाइटी का जो इवॉल्विंग डिमांड है उसको केटर करो कि ठीक है, लोग अगर किताब नहीं पढ़ रहे तो क्यों ना हम एक चैप्टर वाइज किताब की रील की सीरीज बनाएं। हाँ, जैसे बीच में आपने इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे बकायदा एक सीरीज बनाई थी अपने चैनल। हाँ जी, मतलब मैंने इंडिया चाइना को लेके इसलिए बनाई क्योंकि इंडिया चाइना को लेके बहुत ज्यादा ओपेसिटी है लोगों में। उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया चाइना रिलेशन क्या था, कैसे इवॉल्व किया। और मैंने 1556 बाबर के टाइम से स्टार्ट करा था इंडिया चाइना रिलेशन, और 2025 तक लेके आया 5 वीडियोज में। तो ठीक है, जिन्होंने देखा उनको शायद वो नॉलेज मिली भी कि कैसे रिलेशन इवॉल्व हुआ है और कैसे चीजें बनी है। और तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए पवनीत जी कि अगर कोई बच्चा किसी भी, या कोई बच्चा क्या कैसे भी, कोई रिसर्चर है, राइटर है, जर्नलिस्ट है, अगर वो किसी एक टॉपिक पे लिखना चाहता है, अपनी सोच बनाना चाहता है, सपोज मुझे भारत चीन के संबंध को समझने हैं, तो मेरी रिसर्च मटेरियल को या स्टडी को लेकर मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए और कैसे तय करना चाहिए कि ये किताबें अच्छी हैं? देखिए, आप अगर किसी भी देश के विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, दो देशों के संबंध पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें 2 से 3 चीज़ों के ऊपर खास फोकस रखिए। सबसे पहला कि दोनों देशों के बीच में जो ऑफिशियली अवेलेबल लिटरेचर है, यानी कि इंडिया के केस में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गई और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो हो गई, उनके द्वारा पब्लिश किए गए जो पेपर्स हैं, सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप सरकारी मटेरियल पढ़ते हैं तो एक निष्पक्ष लेवल पर आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फैक्चुअल लेवल पर मिलता है। ये फैक्चुअल लेवल के फ्रेमवर्क को पढ़ने के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो है कि दोनों देशों के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स की किताबों को पढ़िए। डिप्लोमेट की किताब पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कोई डिप्लोमेट अगर मान लीजिए उस देश में सर्व करके आया है या उसको तजुर्बा था उस देश को लेकर, तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, और वो जो पर्सनल पर्सपेक्टिव मिलेगा वो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। वो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर कर रहा है। और तीसरा होता है कि जैसे विश्व तौर पर ये चीज़ ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ी कम है, कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर कई जर्नलिस्ट विश्व तौर पर किताबें लिखते हैं उन विषयों के ऊपर। तो जैसे आज अगर आप बात करेंगे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना को लेके, तो बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया चाइना रिलेशन पे किताबें लिखी हैं। तो आप उन किताबों को पढ़िए, क्योंकि वो अनबायस्ड होंगे। नहीं, वो होती तो बहुत बायस्ड है, वो उसमें वो अपनी कंट्री का बायस लाते हैं। देखिए, कोई भी इंसान जब किताब लिख रहा है तो उसमें उसका एक बायस होगा। तो वो बायस कैसे आएगा वो किताब पढ़ के समझ आता है। लेकिन चौथे लेवल पर अगर आपको पढ़ना है, थोड़ा एकेडमिक लेवल पर ओरिएंटेशन के लिए, तो फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह भी बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, भारत में भी बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं और बाहर के भी लिखते हैं, तो वो पढ़िए। तो ये अगर 4 पॉइंट फ्रेमवर्क कोई अपनाता है, बट वही बात है कि इस 4 पॉइंट फ्रेमवर्क में इंडिया चाइना को लेकर मेरे पास जो खुद की किताबें हैं वो लगभग 109 किताबें हैं। तो अब 109 किताबें अगर कोई पढ़ने के लिए दिलचस्पी रखता है तो फिर वो जरूर करे। और वही चीज है कि तो 109 पेज नहीं पढ़ पाते। नहीं पढ़ पाते। दिन में 109 रीलें जरूर देख रहे हैं। हाँ, 109 से ज्यादा ही 1009 देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवनीत भाई। खैर, किताबों की बात चली तो जाने से पहले बता दूं, पवनीत भाई की खुद की बहुत सारी किताबें हैं, 2-3 हमने यहाँ डिस्प्ले भी की हैं। तालिबान पर इन्होंने तालिबान के नाम से किताब लिखी है, रॉ पर इनकी किताब है सऊदी अरेबिया में, और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द इटर्नल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुल कितनी पवनीत भाई किताबें लिख चुके हैं अभी तक आप? देखिए, यूपीएससी की किताबें मिलाकर तो 34 किताबें हैं। 34 किताबें। और अगर कोई पढ़ना चाहिए किताबें कहाँ से ले सकता है? ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि पवनीत भाई से हमारी आज की बातचीत अच्छी लगी होगी, और इस बातचीत ने अगर दिलचस्पी पैदा की और इनकी किताबें भी पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पे जाइए। बाकी चैनल का पता तो हम नीचे फ्लैश कर ही देंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो इस बातचीत में इतना ही, धन्यवाद।